स्त्रियों के लिए पत्रकारिता कभी आसान प्रोफेशन नहीं रहा। जब विश्वसनीयता का संकट हो, जमीनी मुद्दे गायब हों, तो ऐसे समय में कुछ लड़कियां उदाहरण बनकर आती हैं, जिन्होंने ग्लैमर की बजाय जमीनी हकीकत और सरोकारों वाली पत्रकारिता चुनी। आज के लाइव गर्ल्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो में इन्हीं सरोकारों पर बातचीत करेंगी बीबीसी की बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट प्रियंका दुबे, बीबीसी से ही सरप्रिया सांगवान, द प्रिंट से ज्योति यादव, फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रदीपिका सारस्वत, फोटो जर्नलिस्ट कबीर अजीज लेलिंग से। बातचीत कर रहे हैं दिनेश सिरनेत, जो कथाकार, पत्रकार तथा सिनेमा के अध्येता हैं। तो मैं परिचय करा देती हूँ आप सबका। हाय प्रियंका। हाय कबीर। हेलो। हाय प्रदीपिका। हेलो, थैंक्स। आप सभी का स्वागत है मेरा रंग लाइव में, और आपसे बातचीत करेंगे दिनेश सिरनेत। हेलो। हेलो सर। हेलो दिनेश जी। तो हमारे साथ ये सरप्रिया भी जुड़ने वाली थी और ज्योति भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो है अलग अलग थोड़ा भी फ्रंट पे हैं। शायद ज्योति वापस लौट रही हैं शिमला से, इसलिए उनका फ़ोन नहीं लग पा रहा है, और सरप्रिया मेरे ख्याल से जो है इलेक्शन की कवरेज के लिए गई। तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही जो है जहाँ भी कंफर्टेबल होंगी तो मैं बीच ज्वाइन कर लूँगी, तो हो सकता है कि वो लोग बीच में ज्वाइन कर दें, तब तक हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो आज की बातचीत का मेरा मकसद ये था, और आप लोगों को इस बातचीत के लिए जो मैंने सोचा था कि इस बातचीत के लिए हम जुड़ेंगे, कि होता क्या है कि पत्रकारिता का जो ये जो मौजूदा दौर है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है उसकी विश्वसनीयता ही संकट पे है, और जो ज़मीनी सरोकार हैं, जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज़ हैं, उन पर बिल्कुल भी बात नहीं होती है, लगभग ना के बराबर बात होती है। दूसरी तरफ हम थोड़ा इस पे जेंडर वाले इशू पे आते हैं कि लड़कियों के लिए हमेशा पत्रकारिता, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, खासतौर से हिंदी जर्नलिज्म का रहा है, कि एक मुश्किल टास्क होता है। ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे उनको कदम-कदम पे कई तरह की बाधाओं का सामना करना है। तो इसमें होता क्या है कि उनको दोहरे स्तर पे उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो कुछ डिफरेंट करना चाह रही हैं, या एक सरोकारी पत्रकारिता या ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता या इश्यूज पे काम करना चाह रही हैं, तो उनको एक तरह से दोहरे लेवल पे संघर्ष करना पड़ता है। पहला संघर्ष तो वही है जब आप किसी चीज़ से टकराते हैं, अपने सामाजिक सरोकारों से, उन इश्यूज से, उन मुद्दों से टकराते हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो वो तो एक संघर्ष है ही, जो सभी का है। जो एक जर्नलिस्ट कह लीजिए पुरुष होने के नाते मेरा है, वो ऐसा ही संघर्ष जो है शायद दीपिका के सामने भी होगा, प्रियंका के भी सामने होगा। लेकिन आपके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो ये होती है कि आपको एक लड़की होने के नाते कुछ दिक्कत नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई जनरलाइज़ नहीं करना है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को आएगी, कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिन पर मैं चाह रहा था कि एक बार हम लोग बातचीत करें। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और मेरा जो पहला सवाल है, वो ये है कि एक नया खतरा जो सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट के ऊपर आता है, वो है सोशल मीडिया से होने वाले हमलों का। ट्रोलर्स की एक फ़ौज होती है, और लड़कियों को सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल होना पड़ता है। अगर कहीं भी कुछ भी आपने एक ऐसी रिपोर्ट लिख दी, आपने कोई कुछ ट्वीट कर दिया, तो अचानक से क्या होता है कि आपके बिल्कुल एक ट्रोलर्स की फ़ौज आपके पीछे पड़ जाती है। तो मेरा पहला सवाल ये दीपिका से है, ये सवाल कि दीपिका, आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर आपके काम और आपकी ऊर्जा पे पड़ता है, और इसको आप कैसे काबू में कर पाते हैं? थैंक यू दिनेश जी। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था 2016 में, जब मैं कश्मीर में थी। उससे पहले तो शायद एक जर्नलिस्ट के तौर पर उतना मेरे काम को नहीं पहचाना गया था, और उतना मुझे लोग नहीं जानते थे। तो 2016 में जब एक बार मुझे ट्रोल किया गया, हुआ ये कि मेरी तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ों को उठा के एक
व्यक्ति ने उन्हें अपने सोशल मीडिया वॉल पर पेस्ट करते हुए लिखा कि ये दूसरी बरखा दत्त है और ये इन्हें ना पाकिस्तान से पैसा आता है और इस तरह की चीजें लिखी। और आई वाज इनएक्सपीरियंस्ड, इस तरह की चीजें पहले मैंने झेली नहीं थी, तो मैं काफी परेशान हुई। मुझे लगा कि इस तरह से मेरे काम, और लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये मेरे काम को लेकर नहीं कर रहे हैं। वो सारी तस्वीरें जो मेरी थी वो पर्सनल थी, उन्होंने मेरी किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया था और वो बहुत ही पर्सनल आक्षेप लगाए गए थे। तो एक कुछ देर के लिए मैं हैरान हुई, मैं नाराज भी हुई और परेशान भी हुई। मैंने साइबर सेल में जाके रिपोर्ट वगैरह किया और अब मैं कश्मीर में थी, मैं वहां पे मैं खुद से गई, और या दिल्ली में मेरी बहन ने जाके रिपोर्ट किया। उन 2-4 दिनों में परेशान रही। मेरे दोस्तों ने हालांकि मुझे यही समझाने की कोशिश की कि इन चीजों को लेके परेशान नहीं होना है, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। एंड लेटर ऑन उस तरह का कभी कोई हमला नहीं हुआ। मेरी किसी रिपोर्ट पर आज 2020 तक कभी किसी ने मुझे ट्रोल नहीं किया। जो भी ट्रोलिंग एक बार जो हुई, और वो सिर्फ पर्सनल हुई। तो आई फील इस तरह के जो हमले होते हैं, ट्रोलिंग, वो पर्सनल, ट्रोलिंग जैसी चीजें वो पर्सनल ज्यादा होती हैं। काम को लेकर उनके लोगों के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो प्रदीप, इतना मुश्किल भी कभी नहीं है। बहुत आसान तरीका होता है कि आपको चुप कराने के लिए पर्सनल हो जाया जाए। जी मतलब जी जी आपने जो मुद्दा उठाया है, जो इशू उठाया है, उस पर बात ना की जाए, बल्कि जो है वो जी पर्सनल आपके ऊपर अटैक करने शुरू जी कर दिए जाए। तो एक मेरा ये सवाल था कि अगर ये घटना है, एक इंसिडेंट है किसी के साथ, तब तो वो उसके लिए कुछ करेगा, वो साइबर सेल में चला जाएगा या कुछ एक्शन ले लेगा। लेकिन अब मैं प्रियंका से जानना चाहता हूँ कि अगर ये स्थिति बन जाए, अगर ये एक सिचुएशन बन जाए कि इसके खतरे हमेशा मंडराते रहें, कि जब आप कुछ ऐसा करेंगे कि जो कुछ जगह पे कुछ हितों को चोट पहुंचाएगा या कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को आप टच करेंगे, तो आप ट्रोल का शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में क्या करें? मुझे तो प्रदीपिका के एक्सपीरियंस से मैं रिलेट कर सकती हूँ बहुत। और मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रोलिंग्स बहुत ज्यादा अजीब तरीके से मतलब फेस करनी पड़ी। मतलब ऑफलाइन तो बहुत ज्यादा सीरियस रही थी। कई बार जैसे आपको समझ नहीं आता, क्योंकि एज रिपोर्टर्स और अब इतने साल हो गए तो नंबर इतना बटा हुआ रहता है कि आप ट्रेस नहीं कर पाते कि कहाँ से किसके पास नंबर पहुंच गया। तो नंबर मतलब मुझे याद है कि मैं एक स्टोरी पढ़ती कर रही थी और अचानक मतलब एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आने लगे और मैं उसको काट रही हूँ, उठा रही हूँ और रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो बहुत ही अश्लील सी बातें कोई कह रहा है, मतलब आई कैन नॉट इवन से। और आप एकदम शॉक में आ जाते हो कि क्या। और जब आपके फोन पे सीधे कॉल आती है, आजकल तो नया हो गया, व्हाट्सएप पे लोग वीडियो कॉल करते हैं अननोन नंबर से। ये हो क्या रहा है, ये आ कहाँ से रहा है। मतलब मुझे एक्चुअली इतनी डार्कनेस की आदत हो गई ना कि मुझे हंसी ज्यादा आती है, जो ट्रैजिक कॉमेडी सी मुझे लगने लगती है चीजें। तो और कोई तरीका भी नहीं है उसको डील करने का। बट वो आजकल व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आते हैं, वाले टोटली फिक्स्ड की कर क्या रहे हैं लोग। क्या तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब कॉल्स आने लगे और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उस वक्त तो मैं भोपाल में भी थी, अपने घर में थी। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक रिपोर्ट पे गई हुई थी, छतरपुर बुंदेलखंड। तब वो कॉल्स आने लगे, आए थोड़े बहुत आए, बीच में थोड़ा सा ट्रबल हुआ, बट आई गॉट थ्रू द रिपोर्टिंग ट्रिप। फिर मैसेज आए और अलग अलग नंबर से, मैंने 3-4 नंबर ब्लॉक किए, तो 5वें 6वें नंबर से आ रहा था वो। तो आई वाज अ बिट ट्रबल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और अब आपके घर में सीधे फोन में घुस आया है कोई, आपको अटैक कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप डील। और उस वक्त मैं एक सेक्सुअल असॉल्ट की स्टोरी पे काम कर रही थी और काफी दिन से काम करती रही थी, तो मुझे पता था कि थोड़ा बहुत मेरे काम के बारे में लोग जानते हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो स्टोरी भी बहुत सीरियस थी, तो मुझे कई बार शक हो रहा था कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि उसमें कई सारे रेप केसेस थे और उसमें कुछ केसेस ट्रायल पे चल रहे थे। तो मुझे कई बार लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस केस से है, जो नहीं आपको लगता है कि वो दबाने की या रिपोर्ट को सप्रेस या ऐसा कुछ करने। आप हर तरह में सोच रहे होते हो कि ये आ कहाँ से रहा है, अब अननोन कॉल्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक थे ना। मैं उसमें एक पैटर्न देख सकती थी और मुझे पता था कि कोई जानबूझ के मुझे तंग करने को कर रहा है। इट वॉज नॉट ये कोई रैंडम ऐसे आशिकों के कॉल बहुत आते हैं, वो हम अलग समझ जाते हैं, बट ये मतलब दिस वाज समथिंग सीरियस, ये आपके कुछ टारगेट हो रहा था उस तरीके से। तो समझ नहीं आ रहा था मुझको कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं ट्रिप से भोपाल आ गई और वो कंटिन्यू रहे। और एक बार हद तब हो गई जब मैंने फोन उठाया किसी, फिर एक नंबर को ब्लॉक किया और मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ कि अभी मुझे करना क्या है आगे। मैं सोच ही रही हूँ तब से एक अलग नंबर से उस नंबर को ब्लॉक किया, तो एक अलग सिम से
कॉल आया और मैंने उठाया फ़ोन। मैं डर भी बहुत रही थी ना, मतलब ये तो हम कहते हैं हम बहुत ब्रेव होते हैं, मगर एक्चुअली हम कुछ बहुत डर के क्षणों में जो डर को ओवर पावर करते हैं वही ब्रेवरी होती है। डरते हम सब हैं, ऐसा नहीं कि आपको डर नहीं लगता है। डर भी एब्सोल्युटली फॉल्स टू से कि डर नहीं लगता है। तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वो कई दिन से चल रहा, 2 दिन तो हो ही गए होंगे, तीसरा दिन होगा ये शायद। और मैं अब भोपाल में थी तो मैं सोच रही थी कि अब मैं जाने वाली हूँ साइबर सेल। आई वाज थिंकिंग, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग ट्रिप से वापस हूँ, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रिपोर्ट फाइल करूँ या पहले थाने जाऊँ। मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ कि एक और अगला कॉल आ गया। अब तो शाम के 7-8 बज रहे हैं, मैं घर पे हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया। आई रिमेंबर दैट मोमेंट क्लियरली, क्योंकि इस बार जो आदमी था उसने बहुत स्पष्ट आवाज़ में कुछ इलैबोरेट 3-4 वाक्यों में कहा कि वो मेरे साथ सेक्सुअली क्या करेगा, और मतलब इट वाज़ काइंड ऑफ अ रेप थ्रेट एंड ऑल। वो बहुत ज़्यादा मैं बहुत मैं डर गई बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि अगर मैंने अभी इसको काउंटर नहीं किया तो मैं शायद ज़िंदगी भर के लिए मैं मतलब इसकी विक्टिम होती रहूँगी और एक सर्किल बन जाएगा। तो मुझे मालूम नहीं मुझे हुआ क्या। अब मैं उस डिसीज़न को देखती हूँ तो मैं कई बार उस पे रीथिंक भी करती हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने बहुत सही किया था। बट मैंने फ़ोन उठाया, मैंने उस नंबर को कॉल बैक किया और मैंने उसको बहुत ज़ोर से, मतलब मैंने उसको लिटरली कहते हैं ना थर्ड डिग्री तरीके से, ऐसे मैंने उसको बोला कि अ, मैंने कुछ उसको धमकाया जो हम रिपोर्टर्स की लैंग्वेज में करते हैं। मतलब मैंने उसको बोला कि मैं थानेदार से बात नहीं करती हूँ, मैं डीआईजी को फ़ोन करूँगी, जहाँ खड़ा होगा वहीं ढूँढ लूँगी। एंड आई वाज़ लाइक अग्रेसिव ऑन माय टोन एंड आई टोल्ड हिम दैट आई विल फाइंड यू एंड आई एम गोइंग टू फाइंड यू। मैंने उसको बोला कि अगर इस बार के नाम से फ़ोन किया ना इस नंबर पर, तो जहाँ खड़ा है वहीं गड्ढा खोद के गाड़ दूँगी। मतलब मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी और मैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रही थी। छोटी भी थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट आई डिड नॉट वांटेड टू टेक दैट बुलशिट। तो मैंने कॉल, अब मैं इतनी डरी रही उस घटना के बाद। उस घटना के बाद थैंकफुली कॉल नहीं आया। बट जब मैंने वो फ़ोन कर दिया तो मैं बहुत दिन तक डरी रही। मुझे लग रहा था कि अब ये मुझसे बदला लेगा, या मतलब कोई हो, आई डोंट नो कि ये कौन है, अब मैं क्या करूँ, और क्या मुझ पे कोई एसिड अटैक हो जाएगा। लाइक ऑल काइंड ऑफ बैड थॉट्स स्टार्टेड कमिंग अप टू माय माइंड। कि अब उसके बाद हुआ ये कि 8 महीने तक जब मैं अपनी स्कूटर चला के घर आ रही हूँ, तो कोई भी अगर, वैसे भी मुझे जनरली बाइक के आवाज़ का बहुत फ़ोबिया है, क्योंकि बाइक पे हमें इतना टीज़ किया गया ना, सड़क पे लोग ऐसे हाथ-वाथ मारते रहते हैं कि यू काइंड ऑफ हैव योर इयर्स ऑन द रोड, कि अगर कोई बाइक आ रही है तो मैं तो साइड में ही रोक लेती हूँ। मैंने कहा तुम निकल जा भाई पहले, मैं बाद में निकलूँगी। तो मतलब उसके बाद तो मतलब 8 महीने तक मुझे बहुत डर सा लगता रहा। बहुत टाइम के बाद मेरा वो डर गया कि अच्छा, मतलब मुझे लग रहा था कि उस बातचीत का नुकसान होगा मुझे, जो मैंने जवाब दिया है, और मुझ पे काउंटर अटैक किया जाएगा। मैंने नहीं सोचा था और मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने साइबर सेल को भी कॉन्टैक्ट किया। ऑब्वियसली आई डिड दैट होल रूटीन। अच्छा, मैं भोपाल में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पे, और मुझे डर भी लग रहा है कि अगर इनको पता चला एफआईआर हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पता नहीं। और तब उतनी पावर नहीं थी, कुछ 2-4 साल ये मतलब ऑब्वियसली आप ये आज़ादी वैसी चीज़ है जो आप हर दिन के साथ धीरे-धीरे अर्न करते हो। हमारे जैसे घरों में आप अर्जित करते हो एक-एक स्टेप पे, एवरी डे। तो फिर उस टाइम इतनी मुझे लग रहा था कि ये दिस विल बी अ ह्यूज कियोस इन माय हाउस एंड पीपल विल स्टॉप आस्क मी टू स्टॉप वर्किंग, और वो उसका सबसे पहली गाज मेरे काम पे गिरेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने उसका नतीजा मतलब निकाला रास्ता, आई कॉल्ड अप फ्रेंड्स और वो सब किया, और फिर मैंने साइबर सेल को फ़ोन किया और सारे नंबर दिए। मतलब वहाँ पे बड़े अधिकारियों से, एसपी लेवल के ऊपर के अधिकारियों से मिली, और वो सारा रायता हुआ और उसको निपटाया गया पूरा। वो नंबर ट्रैकिंग पे डाले गए, इत्यादि वो सब कुछ हुआ। बट वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस था। और मतलब मैं रिपोर्टर थी, मेरे इतने दोस्त थे। भोपाल मेरा, मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है, वहाँ मैं लोगों को जानती हूँ और इतने साल से एक्टिव जर्नलिज्म में थी, इसलिए मैं वो सब कर पाई। मुझे नहीं मालूम एक आम लड़की कितना कर पाती, लेकिन और मैंने वो स्टेप उठाया, मतलब उस फोन को वापस जवाब दिया पलट के। थैंकफुली उसके बाद फोन नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको जो बताया अभी वो मैंने बहुत माइल्ड बताया। मैंने उसको बहुत ज्यादा, मतलब उससे 20x में मैंने उसको अड़काया था, और मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था एक्चुअली कि आई डिड नॉट वांटेड टू टेक इट बैक। बट मैं डरती भी रही उसके बाद, कॉन्स्टेंटली डर रही थी ना कि मुझको कुछ हो जाएगा अटैक, और थैंकफुली नहीं हुआ। बट ये कोई जो मैंने किया वो सही तरीका नहीं था। मुझे नहीं पता सही तरीका क्या है। मतलब मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि इस बातचीत से तो अलग अलग तरीके सामने आएंगे। दीपिका ने अपने तरीके से हैंडल किया, और एक सेकंड होल्ड कर। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, पीपल शुड, आई डोंट नो, लेकिन मुझे भी नहीं पता। प्रदीपिका और ये बताएंगे कि सही तरीका क्या हो सकता है। मतलब मुझे नहीं पता हम ऐसे मौकों पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नहीं है लेकिन मुझे, हाँ, एक लिंक दे दो, ठीक, उस लिंक पे क्लिक कर। ओके, हाँ, सॉरी सर, नहीं, प्रिया मैं का
मैं बोल रही थी कि आप कॉन्स्टेंटली डरते भी रहते हैं, आपको नहीं मालूम होता कि आप कैसे कर सकते हैं कितना, और ऑनलाइन ट्रोलिंग तो खैर है ही। तो ऑनलाइन ट्रोलिंग पे तो आप मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे रियल लाइफ ट्रोलिंग इतनी मिली है कि मैं ऑनलाइन से उतना नहीं डरती हूँ। ऑनलाइन भी बहुत मिलती है, कश्मीर वश्मीर पे तो सीधे लोग एंटी, कई बार दुख होता है, एक बार जैसे अभी बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, मैं इमोशनली, अभी जैसे एक मैंने कोरोना के टाइम में एक स्टोरी करी थी, उसमें इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 मुस्लिम डॉक्टर्स के उसमें कोर्स थे, अलीगढ़ के डॉक्टर्स थे वो। तो किसी ने बड़ी वैसी कमेंट करा उसमें कि डॉक्टर्स नहीं कर सकते, तो उस तरीके की ट्रोलिंग बहुत हेल्पफुल है। हाय सर्वप्रिया। हेलो, हेलो हाय सर प्रिया। प्रियंका। हाय। अरे वाह, आप हेलो, तो वाकई हेलो, ग्राउंड में हेलो, हो। हाय। हाय। मैं माफी नाइस। चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली फील्ड में ही हूँ बाहर, और नहीं, गांव बड़ा के लोगों से अच्छा। बात कर रही थी तो इसीलिए। नाइस, नाइस टू सी यू। जी, ठीक है। मैं थोड़ा कभी माइक भी आपका क्या लगा लेती हूँ, एक्सपीरियंस? वो फोन लगा लेती शायद मुझे नहीं सुनेगा इतने अच्छे सर से। ये जो ट्रोलिंग है ना, मैं इससे इतना घबराती नहीं हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम होता है ना, मैं उससे थोड़ा घबरा जाती हूँ। क्योंकि ट्रोलिंग तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है कि किसी भी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन वो कर दिया। हाँ, जब वो किसी चीज से नहीं जीत पाते हैं तो ले दे करके, लेकिन जब आप सिस्टम, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप उससे अवेयर भी होंगे, CNRC वाला जब मामला था, उस वक्त क्या होता था कि मैं जाती थी लाइव कवरेज के लिए, और जब मैं वहां से लाइव करती थी तो जो लोग ट्रोल करते थे वो तो करते ही थे, ये कल उसके बाद यूपी नहीं है ये। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान किया गया, तो मैं उससे थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन वो भी डर वक्ती था, फिर उसके बाद नहीं ऐसा हुआ। उसमें क्या होता था कि अक्सर ये होता था कि सीएम हाउस से 80 लोगों की लिस्ट बनी है, और यूपी से इतने जो है पत्रकार हैं, उनकी आईडी को मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें काविश का भी नाम है। तो अब उसमें जब साइबर सेल जाता था, साइबर सेल में ये होता था कि वहां से फोन आता था कि वो काविश का जो है नाम यहाँ पर आया है और उसने कुछ ना कुछ ऐसा वो किया है। अच्छा, उस वक्त क्या था कि चूंकि यूपी पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जो है असफल हुई थी, तो वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते थे कि हम सोशल मीडिया पर जो है उनकी कोई भी हकीकत को दिखाएं, उनके वीडियोस को दिखाएं, और मैं ये काम करती रहती थी कि जो हमने अपने वीडियो जो बनाए हम तो वो डालेंगे ही। तो लगातार वहां से जो प्रेशर बनता था उससे मैं घबराती थी। बाकी जो ऑनलाइन जो मुझे ट्रोल किया जाता था उससे मैं नहीं डरती थी, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। अब हम चाह करके भी उनको रोक नहीं सकते, कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे, कितने लोगों की के ऊपर मुकदमे करेंगे, कितना साइबर सेल जाएंगे, तो अब उससे नहीं डर लगता है। ठीक है, अब सरप्रिया देर से जुड़ी हैं, एक सवाल सरप्रिया से के लिए रखा ही हुआ था। जी सर। सरप्रिया, आप सुन पा रही हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो बातचीत हम इसी पे कर रहे थे कि ट्रोलिंग पे किस तरह से जर्नलिस्ट को, खासतौर से जो लड़कियां हैं, उनको जब वो किसी इशू पे काम करती हैं, किसी मुद्दे पे काम करती हैं, तो किस तरह से जी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ये जी सवाल अभी हमने बारी-बारी से सबसे बात की। आपको कभी सामना करना पड़ा है इस तरह के थ्रेट का? हाँ सर, अभी ऐसा लगता है कि बड़ा पार्ट ऑफ आवर जॉब हो गया है बेसिकली। हालांकि मुझे इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल बात है। ये बहुत अफेक्ट भी करता है आपको, और मेंटली अफेक्ट भी करता है। बिल्कुल आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये तो होता ही रहता और सब है। लेकिन कई बार बस ये महसूस होता है कि आप अपना काम ही कर रहे हैं जो हमें काम दिया गया है, और उसमें जरूर हो भी सकता है कि हमें कभी गलती भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप गलती नहीं करते और आप सब कुछ चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है वो एक क्रिटिक के फॉर्म में नहीं आता है। क्रिटिक इज इम्पोर्टेंट, आप क्रिटिकल हो सकते हैं, आप जो चीजें देख रहे हैं आपको पूरा अधिकार है कि आप बताएं कि कहाँ चीजें ठीक है और कहाँ नहीं है। लेकिन वो क्रिटिक फॉर्मेट तो एकदम खत्म हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से। कोई आप जब किसी का क्रिटिक करते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, तो आप प्रॉपर्ली लिखते हैं, उसमें रेफरेंसेस होते हैं, उसमें एग्जांपल्स होते हैं, उसमें कोट्स होते हैं, एक फॉर्मेट होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो क्रिटिक कुछ नहीं होता है। अभी आप बस एक लाइन किसी के बारे में लिख दीजिए और वो ही आपका, उसी के ऊपर लाइक आ रहे हैं, उसी के ऊपर बकवास आ रही है, उसी के ऊपर सब चीजें चलती रहती है। तो ये जो चीजें हैं वो तो अक्सर देखा ही है। और अब इतना ज्यादा नहीं दिखता है मुझे, मैं अब एक्टिव भी कम हो गई हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन पहले जब शुरू में कर रहे थे काम तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। कभी आप सरकार के खिलाफ कोई बात लिख रहे हैं तो एकदम से लोग अपने जो लोग कह रहे हैं, जो लोग एक्चुअली जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि यही चीज होनी चाहिए और यही चीज नहीं होनी चाहिए, और उसी वजह से वो क्रिटिक करते हैं, ना कि ये सोच के कि भाई आपने कोई काम ठीक किया नहीं किया। तो हाँ, ट्रोलिंग बहुत होती है और ये अक्सर हमने देखा भी है, लेकिन कोई ऐसे खास
वाकया तो खैर अब मुझे इतना दिमाग में है नहीं, क्योंकि उससे निकलना भी पड़ता है आपको, आप उसे दिमाग में नहीं रख सकते, पर ये बहुत अक्सर देखा है और लोगों के साथ भी बहुत देखा है। प्रियंका, आपसे एक और सवाल है, उन विषयों पर रिपोर्टिंग की क्या चुनौतियां हैं जिनमें कोई सनसनी या ग्लैमर नहीं होता, कोई टीआरपी या पेज व्यूज, यानी इन कंडीशंस पे जो है हम काम नहीं करते? आपने एकदम ढूंढ के सही इंसान से सही सवाल पूछा है। इसकी तो बहुत चुनौतियां ये होती है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग भी बहुत होता है एक लेवल पे, जैसे कि इसके लिए आपको एक रूलिंग पहले एक लाइक माइंडेड टीम चाहिए होती है, लाइक माइंडेड एडिटर्स चाहिए होते हैं, लाइक माइंडेड गेस्ट लोग चाहिए होते हैं। किसी को साउंड आ रहा है क्या मेरी तरफ से? ग्लिच का साउंड तो नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कोई कीपैड चला रहा है। ये सर्दिया के लग रहा है उसमें कुछ इशू है। तो हाँ मैं बस उसको मैं उसको हाँ म्यूट कर लिया सर्बिया ने। मैं बस ये बोल रही थी कि ये इसकी बहुत चुनौतियां होती है कि लाइक माइंडेड टीम जो बहुत रेयर है मिलना, लाइक माइंडेड एडिटर्स मिलना, ऐसे लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहें सीरियस रिपोर्टिंग में, ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। मतलब पहले भी कम थे और अब तो और कम होते जा रहे हैं। जो कुछ लोग लाइक माइंडेड है उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। अभी जैसे हमने देखा कोरोना में कॉन्सलॉट हुआ है, रिसोर्सेज मैंने फ्रीलांस किया था 2014-15 में, बड़ा सक्सेसफुल फ्रीलांस स्टिंट था मेरा, बट आज मैं सोचता हूँ अगर फ्रीलांस का वैसा स्टिंट तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, चैलेंजिंग, क्योंकि अब सीन एकदम चेंज हो गया है। और ऑफिस में भी बहुत कम लोग हैं, जैसे रिपोर्टिंग में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जीरो बहुत कम होता जा रहा है। बहुत कम ऑफिस हैं जो रिपोर्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें भी ऐसे सीरियस इशूज पे, मतलब इसको एक ऐसा आप सोचिए ना, आप फाइट किससे कर रहे हैं, आप लड़ किस मार्केट से रहे हैं। मतलब आप बात करेंगे, आप अपने रिपोर्टर को भेज रहे हैं 20 दिन के लिए कि आप तुम महाराष्ट्र, जैसे हमने किसानों पर एक लंबी सीरीज करी, तो मैं पंजाब गई, महाराष्ट्र गई, तेलंगाना गई, और एक लंबा मैंने मतलब वीडियो ऑडियो और हमने सब पूरा लंबा किया। मुझे डेढ़ महीने के लिए डिप्लॉय किया गया और हमने 4 स्टेट पे घूमे, 4 फॉर्मेट पे खूब बड़ा सारा काम किया। अब फाइट किससे कर रहे हो ना, आपको तो देखना है कि आप रिया सुशांत से फाइट कर रहे हो, आप ना मतलब ये रोड से फाइट कर रहे हो, और आप टीवी में आप किस लेवल की क्रेजीनेस से फाइट कर रहे हो। तो यू आर नॉट इवन फाइटिंग न्यूज। द प्रॉब्लम इज कि अगर मेरा राइवल न्यूज होता तो मुझे मतलब, तो मेरे एडिटर्स भी शायद उतना वो होते हैं, सब लोग इंस्पायर होकर काम करते नहीं, हमें और बेहतर करना है। बट मतलब जो लोग इस तरह का सीरियस काम करते हैं वो इतने लोनर हो जाते हैं कि हम इतने एकाकी हो जाते हैं कि हमें मतलब हम क्या ही करें। मतलब मुझे कई बार लगता है अपना सर कहाँ जाके फोड़ो ना। मतलब मैं ये लाइन इतनी रिपीटेडली यूज कर रही हूँ, जो कि एक बहुत आयरनी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा टाइम बहुत आयरॉनिक हो गया है। तो लाइक माइंडेड टीम की जरूरत है जो बहुत रेयर है, और उस लाइक माइंडेड टीम के पास रिसोर्सेज हो, इंटेंशन हो, ये तीनों चीजें एक साथ आना, और एक रिपोर्टर भी वैसा आपको मिलना, ये बहुत रेयर होता है कॉम्बिनेशन। थैंकफुली मतलब आई बीन एक्सट्रीमली लकी, मैं बहुत शुरू से ऐसी टीम्स के थ्रू काम करती हुई आई हूँ। बट ये टीम्स आप बहुत लकी नहीं है, इसीलिए आपके पास जो है बहुत लेकिन ये बहुत रेयरिटी है, ये नहीं होता। और दूसरी बात ये नहीं, सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। उसके बाद जब आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो अब मैंने जो और भी हमने सीखा उसमें इम्प्रोवाइज किया कि इन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे, एक आइडिएशन एक चीज होती है, तो हम आइडिएशन पे बहुत काम करते हैं कि आपको उस आइडिया को कैसे रेलेवेंट बनाना है, कैसे आपको उसको और ज्यादा रीडर्स के लिए उपयोगी बनाना है, फिर आप उसको इंगेजिंग और कैसे बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक सीरियस इशू है तो हमने उसको ऐसे उठा के पटक दिया कि नहीं अगर ये सीरियस इशू है। अगर आप पारी की वेबसाइट देखें, जो पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वेबसाइट, वो बहुत मजे का काम करते हैं, उनका काम बहुत अट्रैक्टिव है, आप उसमें इंगेज करेंगे, बड़ी तस्वीरें लगाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये बीबीसी में और भी हम लोग जो मतलब मैं हम अपने काम को उदाहरण नहीं देना चाहती, मैं दूसरों के काम का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि कहने का टोटल पॉइंट ये कि पहले तो इंटेंशन हो गया, उसके बाद दूसरे लेवल पर आपको एग्जीक्यूशन पे भी काम करना है। तो हम आइडिएशन कर रहे हैं, हम क्या मल्टीमीडिया अपना रहे हैं। अब वो जमाने मैं लॉन्ग फॉर्म मैगजीन करती थी, बट हमने पुश किया, फिर हम टीवी, रेडियो या बहुत सारी आप डिजिटल मीडिया से आप ऐसा करते हो कि अपने लंबा टेक्स्ट लिखा 4000 वर्ड का, तो उसमें 5 मिनट का वीडियो भी है, 3 मिनट का वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है। तो यू ट्राई टू मेक योर कंटेंट बेटर, आप उसको एंगेज कर सकते हो, तस्वीरें बड़ी लगाओगे और अपनी राइटिंग को और एलिवेट, हाँ, और राइटिंग पे फोकस करोगे, ताकि राइटिंग अगर सिर्फ सरफेशियल है तो वो कभी भी चीजों को होल्ड नहीं करेगी। बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सब लोग पूरे पढ़ जाते हैं, अगर आप उसको इमीडिएट स्टोरी से ज्यादा रिलेट करके पूरी पिक्चर को आप खड़ा कर सको, और आपकी स्टोरी टेलिंग में इतना पावर हो कि वो कॉलर से पकड़ ले आदमी को, तो वो फिर स्टोरी टेलिंग की पावर है। जब आप राइटिंग पे भी आपने बहुत काम करना है, तो राइटिंग पे काम होगा जब आपने रिपोर्टिंग में डिटेल्स पे काम किया, जब आपने रिपोर्टिंग में बहुत डिटेल्स गैदर करनी है कि आपने
क्या सूंघा, क्या देखा, क्या कलर था, पर वो सब आप उसमें उभारोगे तो विल गिव अ वेरी फुलफिलिंग रीडिंग एक्सपीरियंस टू द रीडर। दीपिका, आपका क्या कहना है? ग्लैमर विहीन रिपोर्टिंग की क्या चुनौती? बहुत सारी, प्रियंका ने ऑलमोस्ट सारी चुनौतियों के बारे में बात की है। पर्टिकुलरली मैं तो आई डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर मीडिया हाउस राइट नाउ, और ऐसा मेरा मोस्टली टेन्योर इसी तरह का रहा है, और रीजन भी वही रहा है कि जहाँ भी मतलब ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर उसी तरह का काम हो रहा होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स को, इश्यूज को ग्लैमर और उसकी टीआरपी या उसकी मतलब जितना जितना ज्यादा उसे वो बिकेगा या पढ़ा जाएगा, वो कंटेंट कंटेंट इस तरह से उसको उठाया जाता है। तो हमारे जैसे मतलब, सॉरी मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहूंगी, मगर इस तरह के रिपोर्टर्स को बहुत मुश्किल होती है। उनके पास, लाइक प्रियंका ने कहा, कि वो जगह ही नहीं होती जहां वो काम कर सके। मैंने सत्याग्रह के साथ काफी लंबा, मेरा अब तक का सबसे लंबा टेन्योर जो रहा है वो सत्याग्रह के साथ रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वहां पे मुझे वो लाइक माइंडेड एडिटर, लाइक माइंडेड टीम मिली जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करती है। वो आपको एक बेहतर रिपोर्टर बनने में मदद करती है, आपको अपनी मर्जी का काम करने में मदद करती है, आपको पूरी फ्रीडम देती है कि आप अपना आप चुने कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चुने कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आप चुने कि आप उसे किसी भी सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। आपके ऊपर कुछ भी इन्फोर्स नहीं होता, आप खुद को इवॉल्व होते देख सकते हैं ऐसी जगह पे काम करते हुए। और वो स्कोप, वो जगहें धीरे धीरे लगभग खत्म होती जा रही है, बहुत ही सिकुड़ती जा रही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सत्याग्रह जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है इस वक्त भी, और जब मुझे वहां से छोड़ना पड़ा इसी क्राइसिस की वजह से, तो पर्सनली एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर के तौर पे मेरी हिम्मत नहीं हुई कहीं और अप्लाई करने की भी, या कहीं और जाकर काम तलाशने की भी। मुझे लगा कि ऐसे तो फिर मैं रिपोर्टर नहीं रह जाऊंगी, या मुझे सच बता रही हूँ, मुझे इसी तरह का डर था। तो आई चोज टू सर्वाइव, मतलब फाइनेंशियली सर्वाइव मैंने चूज किया कि मैं किसी और सोर्स से करूं, और अपने अंदर के जर्नलिस्ट को खाद पानी मैं खुद ही दूं, क्योंकि मुझे वो स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं जो नॉन ग्लैमर और जो सीरियस रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे हैं वो मैं करती रह सकूं। तो वो बहुत मुश्किल है, एंड आई रियली रिग्रेट being a journalist at a in times like these. अगला सवाल है मेरा कि कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, तो एक स्तर पे जोखिम मोल देता है, वो अपने पर्सनल लेवल पे वो जोखिम मोल देता है। लेकिन जब लड़कियां यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही होती हैं, तो उनको दोहरे स्तर पे दबाव का सामना करना पड़ता है। पहला तो खुद के भीतर जो तनाव है, जो टेंशन है, उसको डील करना, और दूसरा एक लड़की या स्त्री होने की वजह से सामाजिक दबावों का सामना करना। सामाजिक दबावों का सामना करना कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप जिस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ के अपने जो रिस्क हो सकते हैं, जो वहाँ के अपने दबाव हो सकते हैं, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में होता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम कैसे करोगे, किसी और को भेज दें। तो ये मैं बारी-बारी से सवाल पूछना चाहूँगा। सरप्रिया, आप बताइए पहले, मैं आपको माइक ऑन करूँ। बिल्कुल, एक दोनों आपने जो दोनों क्वेश्चन पूछे, वो दोनों ही इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। एक तो कई बार ये सच में एक पूर्वाग्रह होता है लोगों के बीच में कि शायद लड़कियों को नहीं उस तरह से उसको समझ पाएंगी, उसको नहीं कर पाएंगी। उसका रिस्क को लेकर भी थोड़ा उसको सोचते हैं कि लड़कियों को ज्यादा रिस्क है, तो शायद उसको रिस्क में भी वो नहीं उस तरह से डालना चाहते। उनको लगता है कि वो उसको नहीं मैनेज कर पाएंगी, ये भी होता है। और दूसरा, वहाँ के जो आप एक्चुअली में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, और उसके तो अपने हैं ही चुनौतियां। और कभी कभी ये आप जब लोगों से बात भी करने जाते हैं, जैसे मुझे लगता है, मतलब मैं जब किसी पुलिस वाले से जाके बात कर रहे हैं, आप से भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आपको उस तरह से उतना सीरियसली कभी लेता ही नहीं है। मतलब वो उनको लगता है कि कौन ये छोटे से बच्चे उठ के आ गए हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपको उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आप उसके साथ आप समझिए कि आप जो मेरी तुलना में अगर मेरी अपेक्षा कोई लड़का होगा और वो जाके किसी से बात करेगा, उसके लिए वो एक जो रिश्ता होता है बनाना, एक संबंध स्थापित करना किसी पुलिस वाले के साथ या किसी ऐसे ही व्यक्ति के साथ, वो थोड़ा आसान होता है। वो लड़कियों को मुझे लगता है कि एक वक्त लगता है और थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होती है। आप ऐसे तो नहीं है कि आप दिल्ली में ही जाके लोगों से डील कर रहे हैं, आप जा रहे हैं अलग अलग मतलब सुदूर इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह की
एक एक, एक मानसिकता होती है लोगों के अंदर, वो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। वो उसको जो मुझे सर आप लग रहा है आपकी कार मूव कर रही है, इसलिए बार बार मेरे अपने अनुभव में आया वो तो यही सबसे ज्यादा इसी तरह की चीज आई कि भाई, अब आ रही है मेरी आवाज? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, तो बस सबसे ज्यादा यही होता है कि तो आप जो लोगों के अंदर जो पूर्वाग्रह जो बैठे होते हैं वो काफी अभी उन पे काम होना बाकी है। इवन प्रियंका बहुत अच्छी एक कहानी बताएंगी, अगर नेली ब्राई की बताएंगी कि जो 100 साल पहले जो कर चुकी हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, यहाँ पर नहीं अमेरिका में, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा अभी भी काम, मतलब थोड़ा काम हुआ है उस पर कि हमें अभी भी मौके मिलने लग गए हैं, हम भी लोग जाके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो पूर्वाग्रह भी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ी सी वो चुनौतियां हैं। कविश आपका क्या है? सर, क्योंकि मैं तो फोटो जर्नलिस्ट हूँ तो मुझसे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। जब मैं आई यहाँ पर तो सीधे ही होता था कि रात में मर्डर होगा, वहां जाओगी तुम फोटो खींचने के लिए, फलानी जगह क्राइम होगा, वहां तुम जाओगी खींचने के लिए। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म, दैनिक भास्कर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिसने मेरे, एक कहते हैं ना जो आपका टैलेंट को नर्चर करता है, उसने वो किया। हालांकि वहां भी जो अभी आपका जो पहला सवाल था इसके पहले कि वो ये ग्लैमर विहीन जो पत्रकारिता होती है उसका तो वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था दैनिक भास्कर में, क्योंकि वहां पर तो सेंसेशनल हेडिंग्स चाहिए होती हैं। तो लेकिन इस मामले में, फोटो जर्नलिज्म के मामले में, उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया। जैसे लखनऊ में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था और वहां पर ये हुआ कि एक रिपोर्टर जाएगा, हमारा क्राइम रिपोर्टर जाएगा और काविश जाएगी। वहां जब हम पहुंचे ठाकुरगंज में, वो टेररिस्ट पकड़ा गया था और वहां पर उस वक्त एसएसपी जो है मंजिल सैनी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग पूरी रात वहां पर थे, 17-18 घंटे हमने वहां पर गुजारे। शाम में 4 बजे गए थे और सुबह 7 बजे लौटे। हमारा जो क्राइम रिपोर्टर था वो भाग गया था वहां से। और उसके बाद जो है वहां पर चूंकि आपको स्पॉट से ही सब कुछ लिख करके भेजना होता है, तो जो डेस्क पर बंदा बैठा हुआ था वो मेरे से बोलता है कि जो है काविश, वो रिपोर्टर तो चला गया, तुम ही बता दो कितनी बार मिर्ची बॉम्ब फोड़ा गया, कितनी बार गोलियां चली, तुम बताती रहो। अब मैं उससे ये बोल रही हूँ कि भाई तू मुझे ये बता कि मैं फोटो खींचूं कि मैं मिर्ची बम की आवाज सुनूं। तो कहा नहीं, तेरे को दोनों ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि रिपोर्टर जो है फोन नहीं उठा रहा है। फिर मैंने रिपोर्टर से फोन करने की कोशिश किया, तो थोड़ा चैलेंज था कि जो है अब आपको आप फोटो भी खींच रहे हो, आपको जर्नलिज्म, मतलब दोनों चीजें। फोटो जर्नलिस्ट का मतलब तो ये हो गया ना कि आप जो है स्पॉट पे खड़े होकर के आपको लिखना भी है और आपको फोटो भी खींचना है। तो थोड़ा सा वहां पर चैलेंज था, लेकिन ये था कि भास्कर ने फिर उसके बाद से मुझे उठा लिया कि अरे ये लड़की कुछ भी कर सकती है। और फिर उसके बाद से ऐसा कभी हुआ नहीं है। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझसे ये पूछा गया था कि तुम कर लोगी, क्योंकि हमें तो अगर रात में मर्डर हुआ तो हमें आज ही चाहिए, क्योंकि हम अखबार नहीं है, हम डिजिटल मीडिया हैं, तो हमें तो फौरन चाहिए, तुम कर लोगी, और हमें स्पॉट फोटो चाहिए। अब उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, जैसे एक लड़का था, वो वो था थोड़ा पागल टाइप का था, उसने रात में मर्डर कर दिया। और पुलिस का ये था कि कोई भी जर्नलिस्ट वहां करीब में बिल्कुल ना आए। मैं गई, मैं वहां पर फोटो खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। फिर पुलिस ने कहा तुम थोड़ा दूर रहो, और यहाँ पर देख रहे हो जो मेल रिपोर्टर्स है वो भी डर रहे हैं, तुम नहीं डर रही हो। तो शुरू में थोड़ी झिझक होती थी, जैसे जब पहली बार मर्डर देखा तो डर लगता था कि जो है रात भर नींद नहीं आई। फिर उसके बाद हम आदी हो गए, और 2 साल का वो स्ट्रगल था जिसमें आपको लोग समझते थे कि हाँ आप फोटो जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे उनको भी यकीन हो गया कि ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अगला सवाल दीपिका आपसे है, पत्रकार और एक्टिविस्ट के बीच में क्या लाइन? क्या कभी ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट को भी एक्टिविस्ट के रोल में आना पड़ता है? सर आपने दुखती रग पे हाथ रखा है, प्रदीपिका जवाब दे दे फिर मैं जवाब दूंगी। अगला आप ही है, बताइए। ये इस सवाल से मैं खुद कई बार दो चार हुई हूँ, और खास तौर से इस साल जब जब गाजीपुर में मुझे गिरफ्तार किया गया, और उससे पहले जब जिस यात्रा में मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त मेरे सामने भी एक ये सवाल आया था और मैंने इसे बहुत सोचा, और उसके बाद जो भी निकल के आया वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली जब वो यात्रा शुरू हुई थी तो मैं बिल्कुल बहुत क्लीनली, बहुत प्योरली मैं एक पत्रकार के तौर पर उस यात्रा से जुड़ी थी।
मुझे लगा था कि मैं इसके बारे में लिखूंगी और मैं इसके बारे में चाहे अखबार में लिख सकी, मतलब किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किताब की शक्ल में, जैसा भी होगा मैं सिर्फ एक विटनेस के तौर पे उससे लिखूंगी, मैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी। हालांकि आई वाज वेरी मच मूव्ड बाय द कॉज एंड द पीपल, जो लोग यंग स्टूडेंट्स उसे कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा, सच कहूँ तो मैं बहुत मूव थी उनके पैशन से और वो जिस तरह से इसको कर रहे थे उससे। तो शुरुआत हुई जब हम लोग 6 लोग थे निकले, मुझे मिला के 6 लोग थे और 5 लड़के और एक मैं। तो वो लोग पर्चे थे उनके पास, वो पर्चे बांट रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि मैं उन पर्चों को छूंगी भी नहीं, आप लोग बांटिए, मैं सिर्फ सुनूंगी आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। पहले 2-3 दिन इसी तरह निकले। फिर जब छोटी छोटी गैदरिंग्स होने लगी तो उन्होंने मुझे भी कहा कि व्हाई डोंट यू टॉक टू पीपल। मैं लोगों से बात कर रही थी, मैं अपनी तरह से बात कर रही थी, मगर मैं उस तरह की बातचीत नहीं कर रही थी जिस तरह की बातचीत जो मेरे साथ चलने वाले लोग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए लोगों से उस तरह से बातचीत। बेसिकली हम नागरिकता पर या गांधी अगर ऐसे में होते तो गांधी की जो विचारधारा है उस पर बातचीत कर रहे थे। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग, तो मतलब मेरा पार्टिसिपेशन यहाँ शुरू हो गया और तब से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि एम आई अ जर्नलिस्ट हियर और एन एक्टिविस्ट। मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा देखेंगे, धीरे धीरे शायद मुझे समझ आएगा चलते चलते। तो वो होता रहा। लास्ट मोमेंट पे जब 11वें दिन 10वें दिन हमें गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी मैं क्लियरली यही बोल रही थी कि मुझे आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। बट दे डिड नॉट लिसन टू मी और उन्होंने कर लिया। तो जो इस यात्रा को पीछे से मॉनिटर कर रहे थे कुछ और स्टूडेंट्स, कुछ और सीनियर स्टूडेंट्स, उनको भी ये सवाल, वो भी ये सोच रहे थे कि आखिर प्रदीपिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था और शी वाज अ जर्नलिस्ट, उन्हें जर्नलिस्ट की तरह ही काम करना चाहिए था। सो फिर बनारस जब हम लोगों को रिलीज किया गया, उसके बाद बनारस में एक मीटिंग होती है। वहां पे जब मैंने उन्हें बताया कि वाई आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दैट गैदरिंग और वो जो छोटी छोटी चीजें मैंने वहां पर की, वो मैंने क्यों की, और मेरा जवाब यही था कि जर्नलिस्ट के तौर पे भी आप कुछ काम ऐसे करते हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिविज्म के दायरे में आ जाते हैं। जब आप जर्नलिज्म पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होती, मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होती। आप कहीं ना कहीं अपनी पक्षधरता तय कर रहे होते हैं। आप जब लिख रहे होते हैं किसी भी, तो आप जहाँ पे गलत हुआ है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो जहाँ जो उस गलती से प्रभावित हो रहे हैं आप उसके साथ खड़े होते हैं। तो आप या फिर आप ओपिनियन पीसेस भी लिखते हैं, तो आप अपना ओपिनियन भी दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो जब मुझे यही लगा कि यहाँ पे मैं पूरी तरह निष्पक्ष होके अगर सिर्फ चुपचाप चलती रहूंगी तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं जान पाऊंगी, मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी और मैं वो जो मौका है मेरे पास लोगों के बीच में जाने का, उनके साथ वक्त बिताने का, उन्हें समझने का और सुनने का, वो मौका मैं खो दूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे इस दायरे को फ्लेक्सिबल करना होगा, मुझे वो लाइंस थोड़ी ब्लर करनी होगी और तभी मैं वहां जाके अच्छी तरह से अपना काम कर पाऊंगी, या मैं वो चीजें कर पाऊंगी जो मुझे लगता है मुझसे एक्सपेक्टेड है, या कोई और ना करे, मुझे खुद से जो एक्सपेक्टेड है। तो वहां पर मुझे लगा कि यहाँ पे जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। मैं इसे किसी भी खांचे में ढालना नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट होता है। सर देखिए, हर संवेदनशील आदमी के अंदर एक एक्टिविस्ट होता है जो कभी ना कभी एक ऐसा मौका आता है और वो जाग जाता है। तो मैंने इसका जो है खमियाजा मैंने भुगता है। जब CA/NRC वाला प्रोटेस्ट हो रहा था और 19 दिसंबर को जब लखनऊ में यहाँ पर दंगा हुआ उसको लेकर के, तो रवीश जी ने प्राइम टाइम में मेरी स्टोरी उठा दिया। वो मेरे लिए अच्छा भी रहा और खराब भी रहा, क्योंकि मुझे फिर फोन आने शुरू हो गए और उसी दौरान मैंने अमर उजाला रिजाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने एक पोइट्री लिखी थी, चूंकि लड़कियां, जैसे यहाँ पर हम लोग सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो लड़कियों को लेकर मैंने एक पोइट्री लिखी थी, निकल पड़ी हैं बेटियां। वो फिर उन्होंने वो प्राइम टाइम में उसको दिखा दिया रवि जी ने। और फिर उसके बाद अब मैंने रेजिग्नेशन दिया था। उसके बाद मेरा एक बहुत ही नेशनल चैनल में मेरा एक इंटरव्यू हुआ, सब कुछ ओके हो गया था। तो वहां क्या होता है कि मंथली फीडबैक के लिए वहां पर ब्यूरो हेड को बुलाते हैं, और वो जब बंदा गया तो बोला कि जो है कि मंथली मीटिंग के लिए वो गए हुए थे। तो ये हुआ कि जो है कि सर काविश का भी ऑफर लेटर दे दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, उस नेशनल मीडिया का। तो कहा सर काविश का भी ऑफर लेटर दे दीजिए, और वहां पर जो इसकी जो है इंटरव्यू वगैरह तो हो चुका है। तो उन्होंने ये बोला कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये लड़की जर्नलिस्ट है कि एक्टिविस्ट है। आपने इसकी टाइमलाइन चेक की है? ये तो एक्टिविस्ट है। आपने उसके वो देखे हैं
तो उन्होंने बोला कि सर वो एक जर्नलिस्ट है, संवेदनशील लड़की है, जो उसको लगता है वो काम करती है और उसका काम जो है निष्पक्ष है। तो बोले नहीं नहीं आप देखिए तो वो हुकूमत के खिलाफ लिखती है। अब ये बड़ा, उसके बाद मेरे पास फोन आया कि जो है तुम ये लिखना विखना बंद कर दो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मामला खत्म हो गया। फिर उसके बाद बोले बेटा 1 महीने बाद फिर ट्राई करेंगे, तुम्हारा होना वोना कुछ नहीं है और तुमने अपने ऊपर एक्टिविस्ट का टैग तो लगा लिया है। 2 महीने बाद फिर मेरा एक जगह इंटरव्यू हुआ, एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ हो गया सब। और फिर वही हुआ कि जो है जाने कैसे लोग मेरी टाइमलाइन वाइमलाइन चेक कर लेते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि नौकरी कर रहा है, हम नौकरी करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल चीजों को थोड़ा अलग रखो। फिर उन्होंने यही बोला कि भाई वहां पर देखिए वो तो जो है अरे बीजेपी के खिलाफ लिखती रहती है, जबकि ऐसा नहीं, बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी, जैसे जब कोरोना में जो है योगी आदित्यनाथ ने काम किया था, हॉस्पिटल वगैरह जा रहे थे, जब सारे लोग घर के अंदर बैठे थे और वो हॉस्पिटल जा रहे थे, मैंने उनके फेवर में भी लिखा था। लेकिन जब फेवर में लिखा तो वो भी मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हो गया कि लगता है इसको वहां से भी पैसे आने शुरू हो गए हैं, इस तरह की बातें लोग करना शुरू हो गए। तो फिर वहां से अब उनको उन्होंने एक तमगा दे दिया कि ये जर्नलिस्ट नहीं एक्टिविस्ट। और पिछले 6 महीने से सर मैं खाली बैठी हूँ क्योंकि मैं लोगों ने ये कह दिया कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अगला सवाल सरप्रिया से है। सरप्रिया ये बताइए कि जब आप डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग करती हैं या डेवलपमेंट के इश्यूज पे काम करती हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि ये ऐसी रिपोर्टिंग नहीं है कि आप गए और जो है एज इट इज़ चीज़ें मिल गई। इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको फिल्टर करना होता है, फिर दोबारा से उन्हें क्रॉस चेक करना होता है, तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो इसका आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन भी होती है और जी जी जैसे आपकी जिस रिपोर्ट के सही लिए बताएं, अवार्ड मिला था उसको भी मैंने देखा कि काफ़ी वो डिटेल्ड रिपोर्टिंग, तो उस तरह की रिपोर्टिंग्स में क्या चलेंगे? दिनेश जी वैसे तो जितनी भी हम अब रिपोर्ट अब डेस्क से भी जो करते हैं, देखा जाए तो देखिए आप चाहें तो उस पर हल्का काम भी कर सकते हैं, आप थोड़े में निपटा सकते हैं, और आप चाहें तो, लेकिन एक जो पत्रकार मन होता है कई बार मानता नहीं है, उसको लगता है कि नहीं आप अपने जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई है पत्रकारिता में, वो यही ट्रेनिंग है कि आप व्यूअर को या पाठक को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें और उसको लगे पढ़ के कि या देख के कि भाई उसने आज कुछ नई चीज बात पता चली, उसने कुछ नई, उसको एक नया नजरिया मिला या कुछ भी इस तरह से। तो वो आप हम डेस्क से भी करते हैं तब भी वही प्रोसेस रहता है। अभी इवन मैं 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी जो थी, वो डे स्टोरी थी, वो छोटी सी स्टोरी की भाई आपको सुबह करके शाम तक दे देनी है, लेकिन मैं एक्चुअली रो पड़ी उस स्टोरी में। मैं 2 दिन मैं लगातार उस पर काम करती रही, 2-3 टाइम मतलब खाना भी नहीं खा रही थी, और मुझे समझ नहीं आता कैसे इतना टाइम लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि आप 7-8 लोगों से बात कर रहे हैं, आप जो भी जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फिर आप उनके जो वो बात बता रहे हैं आप कई बार उनको भी क्रॉस चेक करते हैं, और आपको वो क्रॉस चेक करनी चाहिए कि मान लीजिए कोई किसी भी जगह का या किसी भी चीज के बारे में कोई बता देता है, किसी घटना के बारे में, समटाइम्स वो गलत भी हो जाता है, तो आप रिपोर्ट में आप गलत चीज तो नहीं लिख सकते, तो आप वो भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इवन मेरा फोर्टे बहुत ज्यादा रिसर्च को ही लेकर है, तो मैं वही ट्रेनिंग जो 6 साल रिसर्चर रही और ये सब काम किया एडिटोरियल प्रोड्यूसर के तौर पे, तो यही सबसे ज्यादा मेरा दिमाग वैसे ही चलता है, तो मैं वो उस रिसर्च में इतना टाइम लग जाता है, वो चीजें ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, तो मैं सच में रो दी थी मैं 2 दिन पहले उस स्टोरी के लिए। लेकिन हाँ, जब जैसे आप जो ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट में पहले तो न्यूज गैदरिंग में बहुत टाइम लगता है, मतलब वो ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं आप जिसका जिक्र कर रहे हैं जादूगोड़ा, तो 5 दिन तो आप वहां पर रहे, 5 दिन में तो आपने न्यूज गैदरिंग की है, आपने लोगों से बात की है, आपने पीड़ितों से बात की है, आपने एक्सपर्ट से बात की है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उन सबसे बात की, फिर आप वापस आते हैं, उसके बाद फिर अब उसको पिरोना, आप मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ इस्तेमाल करें, कितनी करें, बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम, मतलब ऐसा भी ना हो कि वो खत्म ही हो जाए फिर पूरी स्टोरी। प्रियंका भी इवन स्माइल कर रही है, प्रियंका को भी यही मेरी तरह से जरूर महसूस होता है इसी तरह से कि ये बहुत एक्चुअली बहुत थकाऊ है, और मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं कोई बात एग्जैजरेट ना कर दूं, या कहीं कोई बात मैं उसका अंडरस्टेटमेंट ना हो, बट वो कोई एक्चुअली कोई समस्या, कोई दिक्कत है, उसको मैं बहुत कम करके ना लिख दूं, तो वो एग्जैजरेशन का भी डर रहता है और वो कम का भी रहता है। इसलिए लगता है कि जब भी आप कोई बात कह रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई भी चीज को साबित करने की कोशिश करें, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंशिएट करना चाहते हैं, और वो सब्सटैंशिएट कैसे होगा,
वो ऐसे ही होगा कि जब आपके पास बहुत सारे उसको लेके डॉक्यूमेंटेशन हैं या स्टेक होल्डर्स वही एक बात उस तरह से कह रहे हैं, इवन नॉट सिर्फ स्टेक होल्डर, जो उसके जो आपकी जो स्टोरी है उसके ऑपोजिट में भी कोई बात कह रहा है, तो आपको वो भी उसमें सम्मिलित करना पड़ता है और उसकी बात को भी उतना ही तवज्जो देनी पड़ती है कहीं की, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं और बात शायद उसकी भी सही हो। तो है डील, बस कुछ नहीं करना होता, सब सही बता रही हूँ मैं, रो देती हूँ उसके बाद में लेकिन करना आपको पड़ता ही है। तो हाँ, टाइमलाइन भी होती है, तो टाइमलाइन से उसको करने की वही कोशिश रहती है। लेकिन ये है कि हाँ, एक टाइम में आपको थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। आप इतने ज्यादा उसको मतलब अपने बच्चे की तरह आप सब सोचते हैं अपनी स्टोरी को, अपने रिपोर्ट की कि भाई आपका बच्चा है, आप पैदा कर रहे हैं एक बच्चा, वही क्रिएटिविटी वही है, तो आप थोड़ा सा डिटैच कई बार होना पड़ता है, क्योंकि फिर आप एकदम उसी में ही चले जाएंगे और आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरी स्टोरी में से ये चीज़ क्यों एडिट हो गई, मेरी स्टोरी में मतलब मैं तो 5,000 की लिखी थी तो 3,000 की क्यों कर दी गई, ये हो गया। वो थोड़ा सा डिटैच होना चाहिए, वो मैं हो जाती हूँ, पहले नहीं हो, मतलब शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, अब मैं हो जाती हूँ। प्रियंका, मैं तो पिछले सवाल पे भी और एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। एक तो ये जो उन्होंने बोला, एक तो ये कि ना आप एक एग्जाम्पल हमको हाईएस्ट देखना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली हम लोग हैना एडिट नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात मैं आपको बता रही हूँ, बट कि रिपोर्टिंग में जब ऐसा भी होता है कि ऐसे भी उदाहरण देखे हैं इस संसार ने कि जब हैना एडिट ने बनालिटी ऑफ ईविल की रिपोर्टिंग न्यूयॉर्कर के लिए करी थी, तो वहाँ के एडिटर्स कहते थे कि टॉल्स्टॉय ने भी वॉर एंड पीस लिखने में इसको कम टाइम लिया था जितना टाइम ये इनका ड्राफ्ट बनाने में ले लिया, तो उन्होंने जन्म ले लिया एंड लाइक शी टुक इयर्स बट शी टुक हर टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टर को अपना टाइम एग्जॉर्ट नहीं, मतलब आप बात करें और उन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है, मतलब एक्सट्रीमली। जैसे कुछ रिपोर्ट्स होती है जिसमें आपके पास घंटों के टेप्स होते हैं, और अगर आपके पास मान लीजिए उदाहरण के लिए 25 टेप्स हैं, जैसे कैरावान की स्टोरीज में मेरे पास 40 टेप्स होते थे एक स्टोरी के लिए, तो अब आप प्रोसेस कैसे करेंगे 40 टेप्स? तो यू हैव टू ट्रांसक्राइब इट फर्स्ट। तो आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, या इंडिया यहाँ भी अगर आपके पास स्टोरी है तो आपने बहुत सारा काम किया, अगर आप प्रोड्यूस लेकर आए तो आपने इतने लोगों से बात की है, मटेरियल को प्रोसेस करना, उसको रखना टाइमलाइन पर, उसको सुनना, फिर ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और उसको अलग अलग मीडियम में प्रोसेस करना, यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, और आपने उसको फिर चैप्टर वाइज करना पड़ता है। मतलब पहला काम ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट हो रहा है, डेटा कलेक्शन, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और फिर हमें तो टाइम मिलता भी है, मांग भी लेते हैं बेशरम होकर और मिस भी करते हैं डेडलाइन, और फिर वो बट इट्स अ बैक एंड फोर्थ प्रोसेस। तो बट ये मतलब चलता रहता है। तो ये, और दूसरा जो एक्टिविस्ट वाला क्वेश्चन था मेरा, उस पर बहुत स्ट्रांग ये कहना है कि स्ट्रांग तो नहीं है, मतलब मैं खुद भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ, और हम आगे पीछे चलते रहते हैं, और हम मतलब हम सोचते ही रहते हैं कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत, और मन में संशय आता ही रहता है कि भाई एक्टिविस्ट और पत्रकार का जो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट इसमें मैंने हमेशा ना कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी गाइडिंग लाइट के तौर पे रखा कि हम उसको सामने रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। और दूसरी बात है कि वेदना के साथ रहेंगे, जिसकी वेदना है, जो भी पेन जिसके पक्ष में है उसके साथ उसकी वॉइस की तरफ रहेंगे। और कोशिश ये करती हूँ अपने टाइमलाइन पर, मैं कॉन्शियस रहती हूँ, मतलब ऑब्वियसली हम लिखते हैं, अगर कुछ बहुत क्रोस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हम लिखते नहीं है, बट आई ट्राई टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल राइटिंग। तो बिकॉज क्योंकि लेकिन मेरे साथ अलग है, क्योंकि मैं रिपोर्टर रही हूँ हमेशा, तो मैंने ओपिनियन कभी लिखी नहीं है, तो ओपिनियन इसलिए मैं शायरी वायरी ज्यादा फेसबुक पे वो नॉट इनके पोस्ट, मतलब आई विल राइट दैट काइंड ऑफ पोस्टिंग, बट मेजरली बिकॉज आई बीन इन द मेरा दिमाग एज अ रिपोर्टर फंक्शन करता है, तो उसकी आपकी जो वॉइस है वो तो हमेशा जो मार्जिन है, या जो पीड़ित है, जो शोषित है, तो वो भी वेदना है जो मैंने शब्द किया, उसके साथ आपकी आवाज रहनी चाहिए। मैं और कॉन्स्टिट्यूशन को आप गाइडिंग लाइट की तरह रखें, बट बहुत केयरफुल भी होना चाहिए, क्योंकि ना 2014 के नतीजे आए थे जब चुनाव के, या फिर जब पिछले उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी की हवा बता दी थी, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं हुई। तो मतलब वो फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी उसके मतलब बहुत ज्यादा एलिनेट हो रहे हैं, या एज रिपोर्टर्स कॉन्शियस होना, ओपिनियन में आप स्पेस ले सकते हैं, तो फॉर्मेट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मेट में डील कर रहे हैं। मगर ये इसमें कोई संशय नहीं कि ये एक सवाल है जिसपे अभी भी सोचते ही रहते हैं, और मंथन चलता रहता है, शंका होती रहती है कि क्या सही है क्या गलत, और मतलब रिटन ट्रायल ही चल रहा है कि क्या करना चाहिए। प्रियंका एक चीज प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे जो लिखता है वो अपने भाव से लिखता है, जो समझता है वो अपने भाव से समझता है, ठीक है,
और अभी जैसे राहुल गांधी वाला जो मामला था, जब हाथरस ये लोग गए थे, वो एक तस्वीर जिसमें जो है प्रियंका गांधी ने उस विक्टिम की जो माँ को गले लगा रखा था, अगर आपने उसके फेवर में भी लिख दिया तो भी जो दूसरे वाले हैं उनको ये लगता है कि आप विरोधी हैं आप उस पॉलिटिकल पार्टी के। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, कई बार ऐसा तो बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है कि ऐसा होता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं। हाँ। आई हियर यू। प्रियंका, अगला आपसे ये सवाल है कि भारत में मीडिया का जो पूरा परिदृश्य है, उसमें जब महिलाओं के साथ होने वाले हादसों या जातियों की रिपोर्टिंग होती है, तो क्या जेंडर काम करता है? ये एक जनरल सवाल है जो आपके ऑब्जर्वेशन। क्या जेंडर खबर की भाषा, उसकी प्रस्तुति, उसके एंगल पे असर डालता है? मतलब एक बार फिर से पूछे, मैं समझी नहीं मैं। अगर लड़कियों के से या महिलाओं से रिलेटेड कोई इशू कवर होता है, कोई भी इशू हो गया, हाथरस जैसा इशू हो गया या कोई भी issue, तो क्या इसमें जेंडर काम करता है? यानी कि जेंडर इस तरह से काम करता है कि अगर प्रियंका उस चीज की रिपोर्टिंग कर रही है या कोई पत्रकार कर रहा है। मैं समझ, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अमन सेठी को आप जानते होंगे, इम्पोर्टेंट अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पहले हिंदू में रिपोर्टर भी थे। तो उनकी किताब है फ्री मैन। तो वो किताब जो शुरू होती है 12 टूटी चौक से शुरू होती है, और वो किताब यहाँ से, वो जो पूरी रिपोर्टिंग है अमन सेठी की, वो जो मजदूरों के साथ चाय का ठिया है, वहां पे जो है चाय पीने से शुरू होती है। तो और वो एक्चुअली बहुत सारे मजदूर हैं, चाय के साथ कई बार वो ड्रिंक्स भी मतलब उसमें चल रहे हैं, मतलब या बहुत सारे लोग उसमें ड्रंक है और वो चाय पी रहे हैं, उनके साथ चाय के साथ सिगरेट, सुट्टा जो है ना, सिगरेट के साथ अपने एक सिगरेट शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ मेल प्रिविलेजेस भी होते हैं, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जिसमें मेल एक्सेस ज्यादा होती है। तो जो आपको उनकी किताब में लगेगा कि वो एक्सेस वहां पर, मतलब एक ग्रुप के साथ, एक सिगरेट के ब्रेक के साथ एक ब्रेक करना, एक जगह एक्सेस, एक इजी एक्सेस ले पाना शायद मेरे लिए उतना इजी नहीं होगा जितना एक मेल रिपोर्टर। हाँ, वही जो बात हम कह रहे थे, संवाद आप नहीं बना पाते अगले होने के नाते। नहीं बना पाते। तो कुछ एरियाज हमारे हैं ऐसा, मुझे लगता है कि इम्पैथी अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रीनेस होती है। कई बार जैसे मुझे लोग अंदर, सर्वाइवर्स अंदर ले जाते हैं, मतलब मुझे लड़की होने की वजह से बहुत एक्सेस मिलती है, मुझे किचन एक्सेस मिल जाती है, मैं अंदर चली जाती हूँ, मैं सीधे चूल्हे के पास बैठ जाती हूँ, और मुझे मतलब, और कई बार पीपल होल्ड यू, वुमेन होल्ड यू बाय हैंड, आपका हाथ पकड़ के आपको बहुत सारी चीजें, वो एक जेंडर एफिनिटी है, क्योंकि हम इजी फील करते हैं। इसका बहुत सारा बोझ आदमियों पर भी है कि उन्होंने इतना अनकंफर्टेबल फील कराया है ऐतिहासिक रूप से औरतों को, कि वो अपने जेंडर के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये आपके लिए भी सोचने का प्रश्न है कि आपने ऐसा सामाजिक तैयार किया जिसमें हम लोग मतलब एक जेंडर के साथ ही इतना कंफर्टेबल है। तो मेरे को मिली है एक्सेस, मगर ये कहना ये भी बात है कि आदमियों को बहुत एक्सेस रहती है, कुछ एरियाज में उनको ज्यादा एक्सेस रहती है जो वहाँ पे हमें उतनी एक्सेस नहीं है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक एक्सेस, ये हिंदुस्तान के सामाजिक विभाजन का द्योतक ज्यादा है। यहाँ पर मैं भी एक चीज ऐड करना चाहती हूँ दिनेश जी, और अपने हालिया एक्सपीरियंस से ही ऐड करूंगी। जैसे अभी हाथरस जिस दिन राहुल पहुंचे, मैं भी वहां थी, और जिस दिन पूरा मीडिया वहां था, और स्पेशली टीवी मीडिया इतना ज्यादा था कि वहां पे आप विक्टिम तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, मतलब पूरा पीपली लाइव वहां पे बना हुआ था। लेकिन बेसिकली आपकी सवाल पर अगर मैं बात करूं तो मेल होना और फीमेल होना यहाँ बहुत मैटर इसलिए भी कर जाता है कि स्पेशली जब केसेस आर वेरी सेंसिटिव, लाइक यहाँ पे आप लोकल से बात करें और ज्यादातर सारे लोग जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग वही है कि ना ये दलित जो लड़की है यही गलत है, और क्योंकि लोकल्स उसी तरह की बात करेंगे, और जो रिपोर्टर है, जो मेल रिपोर्टर स्पेशली, वो जब उन लोगों से बात करेगा तो उसे लगेगा ये सही ही कह रहे हैं, इतने सारे लोग एक जैसी बात कह रहे हैं तो ये लगभग सही बात कह रहे हैं, और वो उसे एक औरत की तरह सेंसिटिव होके उतना अच्छे से नहीं सोच पाएंगे जितना एक औरत सोच सकती, क्योंकि शी हैज गॉन थ्रू दिस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, एक अलग तरह से उसका एक एक्सपीरियंस है, तो उसे पता है कि छोटी छोटी चीजों पे वो कहाँ चीजें अचानक से ना चाहते हुए उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आप सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करें ये आपके जेंडर पे बहुत बहुत डिपेंड करता है। तो मुझे याद है कि अभी हाथरस में हम 3-4 रिपोर्टर्स खड़े होकर बात कर रहे हैं, और जो रिपोर्टर और मैं अकेली वहां पे फीमेल रिपोर्टर हूँ उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो सारे के सारे वो इसी समझ के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं, और वो उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं। मैं ये महसूस कर रही हूँ उनसे बात करते वक्त, जिस तरह से मैं सोच पा रही हूँ कि चीजें इस तरह से पोर्ट्रे की जा सकती हैं, या इस तरह से बहुत मेल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अलग है इस केस को देखने की, कि
एक औरत के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि एक मेल उतनी सेंसिटिविटी के साथ उसे समझ ही नहीं पाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत गलत लिया जा सकता है ये कहते वक्त, बट मैं ऐसा महसूस करती हूँ। नहीं, अगर आप जैसे मैं 2019 में इलेक्शंस कवर कर रही थी तो मेरा बस ये आइडिया था कि वैसे विमेन जो कैंडिडेट्स थी अलग अलग बैकग्राउंड की, अलग अलग जाति की, अलग अलग पार्टी की, उन सबके साथ जाके आप उनका कैंपेन ट्रेल कर रहे थे और ये देख रहे थे कि एक्चुअली उनके होने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, एक फीमेल के होने से और सब। तो आप जैसे जब जा रहे थे तो आप देखो कि वहां पर एक जैसे खड़े होते हैं लोग, जो कहीं पे भी वो कैंपेन में जाती हैं, किसी गांव में जाती हैं, तो वहां पर जो पंचायत है, जो भी लोग हैं, तो सब लोग आदमी लोग ही उनको घेर के खड़े हो जाते हैं, आदमी ही लोग वहां पे उनको फंक्शन सब कार्यक्रम चला रहे होते हैं, माइक पकड़ के एक आदमी बोल रहा है कि ये लोग तो रोहिंग्या मुसलमान तो आदमी मारकर खाते हैं, इस तरह की माइक पे इस तरह की बातें चल रही हैं, चारों तरफ सिर्फ आदमी भरे पड़े हैं, औरतें कहीं ऊपर से देख रही हैं, कहीं पीछे खड़ी होके देख रही हैं, सुन रही हैं सब चीजें। आप जब वहां पीछे जाकर बात करते हो औरतों से, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान, नेशनलिज्म, प्लेन कहाँ, एयर स्ट्राइक हो गया, नहीं। वो कह रही है हमको पानी नहीं मिला है इतने सालों से और हम इतने किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आते हैं, हमको पानी की व्यवस्था करवानी है। तो ये जो बात है, मुझे भी ये प्रदीपिका सही बात कह रही है कि कहीं ना कहीं जो एक मेल रिपोर्टर्स का भी एक वो बन गया है, एक स्टीरियोटाइप, या पता नहीं उन्होंने अपने दिमाग में वो भी वही जाके उतना ही पॉलिटिकल उसी तरह से कवर करके आते। सेम आप कहीं पे भी देख लीजिए, वही सेम है कि भाई ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की बाइट लेकर आ जाएंगे, जो ज्यादा बहुत अच्छी तरह से बोलता होगा, बहुत अच्छे से वो करता होगा। लेकिन आप एक्चुअली जब जाके महिलाओं से बात करते हैं, उनके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है वो वोट करने की अभी भी उनमें उनको इतनी आजादी ना दी हो घर वालों ने, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं और वो शायद कोई फीमेल रिपोर्टर ही समझ के वो निकाल भी सकती है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एक बस लाइन में यहाँ ऐड करूंगी सरप्रिया की बात में कि कुछ क्वेश्चंस सिर्फ मुझे लगता है फीमेल रिपोर्टर्स ही पूछ सकती हैं। सही बात है। और इवन 2014 में भी जब लोकसभा इलेक्शन हम कवर कर रहे थे तो एक महिला मतलब ये रवीश कुमार सर भी इसी तरह से बात कह रहे थे कि भाई सब जगह जहां पर भी आप माइक लेके जाते हो, सब जगह आदमी लोग आकर खड़े हो जाते हैं, वही लोग बोलते हैं, वही अपनी बात रखते हैं, उनके लिए तो कोई मतलब पूछता ही नहीं है जाके, औरतों से तो कोई बात ही नहीं करता है। और हम कोशिश भी जब कर रहे थे बात करने की तो घूंघट में महिला एकदम ब्लैंक और वो बात नहीं करना चाह रही, उसके पास जाके उसको थोड़ा सा उसके कंधे पर हाथ रखना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है। और ये शायद जब गांव वगैरह में जाएंगे तो शायद ये पुरुष ये चीज नहीं कर सकते। जैसे जो प्रियंका का भी पॉइंट सही था कि कई जगह पे वो एक्सेस महिलाओं का होता है, तो आपको वो महिला रिपोर्टर्स को वहां भेजना चाहिए, वो एक्सेस वो उनके पास है, वो उस तरह से उनको कंफर्टेबल फील करा सकती हैं और उनसे एक्चुअली चीजें पूछ सकती हैं, निकलवा सकती है, बोल सकती है। तो वो चीजें, ये अंतर तो है। प्रियंका, आप कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे अपना रिपोर्टिंग के दौरान का, कि जब आपको एक बहुत सारे ज्यादा बेहतर जो है एक्सेस मैंने जेंडर पे इतनी रिपोर्टिंग करी और रेप केसेस पे भी, और तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। और इनफैक्ट जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें या उनमें भी कश्मीर में मैंने एक बड़ी रिपोर्ट करी थी इस मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो उसमें जो अगर आप उसमें फीमेल वॉइसेस लेना चाहते हैं या किसी भी ऐसी सोसाइटी में अगर आप जाएं जो थोड़ी सी ज्यादा क्लोज्ड है, राजस्थान है कहीं भी या बुंदेलखंड है, तो ऐसी जगहों पे बहुत मदद मिल जाती है, बहुत ज्यादा। अगर आप और जेंडर इश्यूज हैं या बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, इस तरह के इश्यूज हैं, तो आपको सीधे मतलब मुझे तो सीधे एक्चुअली रिपोर्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना कंफर्टेबल फील करा रहे हैं और आप में आपका डिमीनर कैसा है। ये बहुत जैसे थिएटर होता है ना, जैसे मतलब एक बहुत ह्यूमन स्किल है ये, मतलब ये एक बहुत, इसके लिए मुझे वो मालूम नहीं है। आप बस जाते हैं, जैसे कुछ लोग आपके घर में आते हैं और आपको कंफर्टेबल फील होता है, आपको नहीं फील होता कि ये इंट्रूड कर रहा है, तो वो एक स्किल है जो आप बहुत एम्पैथी से वो ओढ़ी ही नहीं जा सकती, वो आपके अंदर होती है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना कि कोई आपको मतलब रिपोर्टर ये सब फैक्ट्री में या किसी स्कूल में नहीं बनते हैं, ये एक स्किल होती है आपके अंदर। अगर आपके अंदर कोई एम्पैथी, अगर आप जैसे मुझे आप किसी बहुत हाई फाई शूशा जगह पे भेज देंगे ना, 5 सितारा जगह में जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी, मतलब मेरा वो स्पेस नहीं है। और आप मुझको गाँव में या कहीं पटक दीजिए किसी भी छोटे कमरे में, मतलब आई फाइंड माय वे, मैं जूते उतारूंगी, घर में घुस जाऊंगी, किचन में चली जाऊंगी, मतलब मैं थोड़ी देर में आपको पूड़ियां तलती नजर आ जाऊंगी, मतलब आई एम लाइक आई मेक दैट होम माय ओन होम। और मैं वो आपके अंदर एक एम्पैथी हो, अगर आप पीपल्स पर्सन, जैसे
आप वाकई में पीपल्स पर्सन, वो आप वो ओढ़ ही नहीं सकते वो चीज। तो अगर आप पीपल्स पर्सन हैं, इफ यू लव पीपल, इफ यू लव द पीपल ऑफ दिस कंट्री, देन यू दैट एम्पैथी विल कम थ्रू व्हेन यू एंटर अ हाउस। और फिर वो आपको इजी एक्सेस बहुत, मेरे को जेंडर की तो मैंने इतनी, जैसे रेप केसेस इतने सेंसिटिव होते हैं, इसमें तो मतलब घुसने नहीं देते, फटकने नहीं देंगे आपको घर के, अगर आप हरियाणा में या कहीं और जा रहे हैं, या अगर आप कहीं और बहुत किसी भी जगह पे, बुंदेलखंड है, आप यूपी में ही है, तो मतलब बहुत ही बदायूं में काम कर, कहीं और काम कर रहे हैं, तो बहुत, क्योंकि इतनी इज्जत और ये सब इतना ज्यादा उसके आसपास इतना हुआ है बहुत सारा, कि वो दे डोंट वांट आउटसाइडर्स टू कम, और इतना डिसबिलीव होता है, इतनी चोट होती है, इतना वुंड होता है, इतनी तकलीफ ताजा होती है, कि डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है लोगों पे। तो ऐसे लम्हों में फिर जब आप अगर अपनी प्रेजेंस के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, और फिर आपको एकदम अंदर एक्सेस, विक्टिम के साथ अकेले एक्सेस अंदर बेडरूम में, किचन में, कहीं भी, या घर के पीछे मिल जाएगी। यू विल गेट हाफ एन आवर, यू विल गेट 20 मिनट्स, यू विल गेट द स्टोरी। और अगर आप उसमें, अगर आप इफ यू, और जो लोग हैं वो निकाल लेते हैं, मतलब वो हो जाती है, पर उसमें चुप रहना ज्यादा चाहिए, मतलब चुप रहने से ज्यादा चीजें मिलती हैं, जितना चुप रहेंगे उतना ज्यादा मिलता है, मतलब उतना ज्यादा वो मिलता भी क्या, मतलब एक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन की बात है, जैसे आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो उतनी एम्पैथी से बात करेंगे, तो फिर आपका दोस्त भी, अगर आप उससे बहुत सवाल पूछेंगे, तो मुझसे कोई 10 सवाल पूछेगा तो मैं थोड़ी ना बात करूंगी उससे, मतलब ये इरिटेट कर रहा है मेरे को यार, मतलब यू वांट पीपल टू बी क्वाइट एंड एम्पैथेटिक, तो वही चीज है। तो वो है, जेंडर का तो बहुत फर्क पड़ता है, जेंडर रिपोर्टिंग में, सेक्सुअल क्राइम्स रिपोर्टिंग में, या फिर कोई भी, जैसे सविता कह रही है, अगर आप किसी भी चीज को जेंडर लेंस से करें, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को करें, तो उसमें घर में एक्सेस नहीं है। अगर मैं नर्मदा करने गई थी अभी, नर्मदा में जब पिछले साल इतने बाढ़ आए थे और इतने लोग डूब रहे थे, तो उसमें अगर मुझे घर की, वो बहुत ही जनरल सोशल स्टोरी है, मगर उसमें भी अगर मुझे घर के अंदर स्त्री से बात करनी है कि वो उसकी किचन में पानी भर गया है और वो अपने बच्चों को बुला नहीं पा रही है कि दशहरे में बच्चे कैसे आए, कि घर तो अब डूब रहा है, आधा डूब गया, और ऑन पेपर तो सरकार ने बताया कि गाँव डूबा ही नहीं है, कुछ मुआवजा नहीं मिला है, तो अगर वो स्त्री, वो बहुत अंदर है, स्त्री के पास एक्सेस नहीं है आपकी, आप तो जाओ बाहर से, भैंसे लगी है वहां पे, वहां बैठ के बात करो और जाओ। अगर आपको स्त्री तक एक्सेस चाहिए अंदर करके, then you should be a woman and an intelligent, smart, empathetic woman on that who can get access. वो आदमी को तो घुसने नहीं देंगे, वो हमारी सोसाइटी नहीं है वैसे। तो अभी आपके साथ कुछ हुआ है, कोई एक्सपीरियंस शेयर सर मैं बिल्कुल प्रियंका से पूरी तरह से मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि फायदा है ये हम लोगों के लिए, कई जगह पर हमें फायदा हुआ। जैसे मैं कुलदीप सिंह सेनगर का ही केस लेती हूँ यूपी में, तो जब वो मामला जब यहाँ पर आया था और वो लड़की जब एडमिट थी यहाँ ट्रॉमा सेंटर में, तो किसी मेल रिपोर्टर को अंदर जाने नहीं दिया जाता था। और मैं जब गई पहली बार, बहुत सारे पुलिस वाले थे, लेकिन ये हुआ, अच्छा ये भी था कि आप अपनी जो है, आप अपना कैमरा वैमरा छुपा करके ही जाना है, इतना तो वो करते थे। जबकि हम लोग खुद इतने सेंसिटिव है कि हमें पता है हमें जाकर के वहां फोटो नहीं खींचना है। और वहां पर जब मैं गई और उस लड़की की माँ से मिली, बस मैंने उससे इतना पूछा कि अम्मा खाना वाना तुम्हें हॉस्पिटल में टाइम में से मिलता है? तो जैसा अभी प्रियंका ने कहा ना कि आपको चुप रहना होता है, बस ये इतनी लाइन कह के मैं चुप हो गई। और उसके बाद से वो उसने जो रोना शुरू किया और फिर अपनी सारी बातें बताना शुरू किया, तो वो जो खबर थी वो फिर कहीं और नहीं थी, वो सिर्फ मेरे ही पास थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी, शायद इस वजह से जो है उसका मुझे फायदा मिला था। फिर ऐसी एक स्टोरी थी, एक लड़की यहाँ पर थी 11 साल की, जो जिसका रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और वो यहाँ पर लखनऊ में क्वीन मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां पर मेल रिपोर्टर्स को जो है अलाउ नहीं था। इनफैक्ट यही था कि इस केस को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए। उसका 8वां महीना था और मुझे भेजा गया था कि काबिश वहां जाओ, उस लड़की से बात करके जाओ। मैं जब गई तो वो 11 साल की बच्ची, वो सिर्फ रो रही थी, उसके अलावा वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको बोला, उसकी माँ ने मुझसे कहा कि बिटिया हमारी बहुत ज्यादा जो है वो बिरादरी में तू होगी, तुम एक काम करो, इसको अबॉर्ट करवा दो बच्चा। तो जितना वो खुल करके मुझसे बात कर पाई, क्योंकि वहां पर मेल रिपोर्टर्स अलाउ ही नहीं थे। तो वो जो प्रियंका भी कह रही ना कि समाज ने जो दायरा बनाया है हमें जो है सामाजिक विभाजन वाला, तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कभी नुकसानदेह हो जाता है, कभी फायदेमंद हो जाता है, कि जो चीजें मेल रिपोर्टर्स नहीं निकाल पाते हैं वो हमारी जैसी लड़कियां निकाल ले आती हैं। और ऐसी तमाम स्टोरीज हैं। रेप केसेस में तो मुझे लगता है लड़कियों को ही भेजते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद मैं खुद एक बार बहुत ज्यादा जज्बात में बह गई थी और एक बहुत बड़ा फेलियर मेरे साथ हो गया था। यहाँ पर एक महिला थी जो बार बार ये कहती थी कि मेरे ऊपर जो है वो ठाकुर और दलित कार्ड उसने खेला और उसने बोला कि मेरे ऊपर जो है एसिड अटैक डाला गया है। तो जब भी मैं जाती थी वो बार बार मुझसे 4-5 बार उसने ये बोला कि मेरे पास जो कभी यहाँ पर एसिड अटैक डाला गया, कभी यहाँ पे डाला गया, कभी पेट पे डाला गया। तो मेरा जो एडिटर था उसने बोला कि यार अभी तक जो केसेस आते हैं उसमें ज्यादातर यही सुनाई देता है कि लड़कियों के चेहरे पर डाला जाता है, ये कौन है जिसके ऊपर जो है इसके शरीर पे बार बार डाला जाता है।
लेकिन मैं पता नहीं क्या उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गई। और फिर वो स्टोरी जब गई दैनिक भास्कर में, तो वो 1 मिलियन वो चल गई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि एकदम से खबर आई कि एक महिला को जो है चलती ट्रेन में लोगों ने एसिड डाल दिया। पता चला कि वो वही महिला है जिस पे काबिश ने स्टोरी किया था। फिर हमें भेजा गया रायबरेली उसके गाँव। जब हम वहाँ गए तो पता चला कि सिर्फ वो पूरा खेल था, वो सिर्फ एक तरह से ठाकुर और दलित कार्ड खेल रही थी। उसको ऑलरेडी जो है सोनिया आवास जो रायबरेली में गांधी बना हुआ है, जो गरीबों को दिया जाता है, वो सब कुछ उसके पास था। वो सिर्फ अपनी गरीबी का रोना रोने के लिए ये सब काम करती थी, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी भी जो है, लेकिन लोग उसको अभी भी उतना ही फेवर करते हैं। कुछ लोग जो उसके बारे में जान गए हैं वो नहीं फेवर करते, लेकिन जो जैसे मैं जान चुकी हूँ, अब मुझे अब वो फोन करती है तो मैं कहती हूँ देखो मैं तुम्हारे घर तक होकर के आई हूँ। लेकिन उसका एक एस्पेक्ट ये भी था कि मेरी वजह से उसको जो है बहुत सारे फुटेज भी मिली थी। तो कभी-कभी होता है कि लड़कियां जो है कभी-कभी जज्बाती हो जाती हैं। तो मैंने दोनों चीजें देखी हैं कि फायदा अगर हो रहा है तो भी अच्छी बात है, और अगर हम किसी के साथ भावनाओं में बह गए तो एक रिपोर्टर के लिए ये अच्छी चीज नहीं होती कि हम भावनाओं में बह जाएं। तो मेरे साथ एक गलती ये हुई है। अभी तक हम बात कर रहे थे रिपोर्टिंग के प्रोसेस की। एक खबर जब बन के सामने आती है, सत्प्रिया आपसे ये क्वेश्चन है, तो जो उसकी भाषा होती है, क्या जेंडर वो भाषा भी तय करता है? एक महिला के साथ जुड़े किसी भी हादसे की जो भाषा होती है, जैसे उस भाषा को जो बयान करती है जो रिपोर्ट, तो क्या उस भाषा में फ़र्क आता है? अगर वो सत्प्रिया उस खबर को जो है देख रही है, तो क्या भाषा उस सेंसिटिव चीज़ों को हैंडल करती है, किसी आम जो है अदर रिपोर्टर? नहीं, बिल्कुल दिनेश सर, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी कि एक रिपोर्ट मैंने ही एक ऐसे रेप के ऊपर रिपोर्ट की थी, और उस रिपोर्ट में एक लड़की 14 साल की लड़की जो उस रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब मतलब ये जब हम स्टोरी कर रहे थे तो किसी ने बोला कि इस तरह से इसको लिखना चाहिए कि उसके बलात्कार की निशानी वो बच्चा। आप समझिए ये लाइन कितनी इनसेंसिटिव हो सकती है। बलात्कार की निशानी बच्चा, मतलब आप एक बच्चे को निशानी बता रहे हैं किसी के बलात्कार की, उस बच्चे को इस तरह से आप एक नाम इस तरह का दे रहे हैं और वो उठा रहे। तो ये मेल की तरफ से आइडिया इस तरह से आ सकता है, वो इस तरह की इनसेंसिटिविटी बरत सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सब महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं चीजों को लेके और वो बहुत इस तरह का ध्यान रखती होंगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ, कि हाँ ये भी होता है कि भाषा का ध्यान कई बार नहीं रखा जाता, और एक फ्लो में जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरीके से जो अखबारों में अब तक पढ़ते आए, या जो टीवी में जिस तरह से लोग बोलते हैं वही देखते हैं, तो वही चीज जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हो, आप भी वो इम्बाइब कर लेते कहीं ना कहीं, और अब वही चीजें आप में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। लेकिन हाँ, इस चीज का अब हमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है। मैं खासकर मतलब चाहे मैं इवन सोशल मीडिया पे भी लिखूं, चाहे मैं अपनी रिपोर्ट में भी लिखूं, मुझे लगता है कि भाषा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो सेंसिटिव भी होनी चाहिए, वो हार्श नहीं होनी चाहिए। आप चाहे सच में अगर आपको कोई नेता नहीं पसंद है और आप उसके बारे में भी बोल रहे हैं, आप एक हार्श लैंग्वेज मत बोलिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप प्रॉपरली एक क्रिटिक लिखिए, आप प्रॉपरली एक बात लिखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। और लेकिन जिस तरीके से आप देखें, आप टीवी पे भी देखें, तो टीवी की भी कोई जो भाषा है वो कितनी इनसेंसिटिव है। आपने देखा होगा टीवी पे भी किस तरह की चीजें चलती रहती है। रिया चक्रवर्ती के लिए आपने देखिए किस तरह के सुपर्स बनते हैं, किस तरह के ग्राफिक्स बनते हैं, उनमें जो लैंग्वेज जो उसके बारे में चल रही है, इवन चुड़ैल और ये और पता नहीं काला जादू, पता नहीं कितनी चीजें बोल दी जाती है, और वहाँ पे फीमेल एंकर्स ही बैठ के वो बातें बोल भी रही होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई फीमेल अगर एंकर है और जर्नलिस्ट है वो इस तरह से इतनी सेंसिटिव हो और उन चीजों का ध्यान रखती हो, क्योंकि वो भी वही चीजें देख के पढ़ के वही चीजें उन्होंने इम्बाइब कर ली हैं, उनको लगता है दिस इज नॉर्मल। तो वो आपने जो देखा कि वो वहां पे बैठ के वो इसी तरह की चीजें किसी महिला के लिए ही वो उस तरह की चीजें उसको प्रोपेगेट कर रही हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि वो भाषा का ध्यान चाहे पुरुष के लिए हो, महिला के लिए हो, चाहे जेंडर रिपोर्टिंग पे हो, चाहे किसी भी रिपोर्टिंग को लेकर हो, एक वो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक पत्रकार संवेदनशील नहीं है तो मुझे नहीं लगता कभी अच्छा पत्रकार हो सकता है। आपको एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ता है, तब आप जाके कुछ अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। तो वो तो भाषा तो आती ही है उसके अंदर। आपसे सवाल
आपने किताब लिखी है नो नेशन फॉर विमेन, तो ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है कि जब दुनिया भर में राष्ट्रवाद के पैरोकार बढ़ रहे हैं, तो हमारी आधी आबादी के लिए कोई देश ही नहीं है सही मायनों में। तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या स्त्रियों के प्रति जो अन्याय असमानता है उसका संतोषजनक हिस्सा मीडिया में रिपोर्ट हो पा रहा है, या स्थितियां बहुत विपरीत है, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट करता है उससे कई गुना ज्यादा बदतर हालात हैं। आप एक बार फिर से मतलब जो दूसरा हिस्सा है वो दोहरा सकते हैं, दूसरा हिस्सा जो है जी? हाँ, नो नेशन फॉर विमेन जो किताब है आपकी, मैं उस किताब के रेफरेंस में ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ। एक बहुत मतलब इस शीर्षक से मेरे दिमाग में जो एक छवि बनती है कि कोई भी देश जो है उसमें जो उसकी आधी आबादी है यानी जो स्त्रियां हैं वो 2 दर्जे की नागरिक है, यानी कि वो देश पूरी तरह से उनका देश नहीं है, उससे वो उनका एक एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप ये मानती हैं कि जो स्त्रियों के प्रति अन्याय या असमानता है जो कि हम जगह जगह देखते हैं, जगह जगह से, चाहे वो रिसर्च से निकल के आता हो चाहे रिपोर्टिंग से निकल के आता हो, क्या उसका कुछ संतोषजनक हिस्सा मीडिया में रिपोर्ट हो पा रहा है, मीडिया के जरिए सामने आ पा रहा है, या दोनों में बहुत आसान हो रहा है? देखिए मुझे कई गुना बदतर मैं समझ गई, अब सवाल समझ गई मैं ये मुझे ऐसा लगता है दो चीजें हैं इसमें। एक तो मतलब बहुत डिस्प्रपोर्शनेट रिपोर्टिंग होती है उस मुझे नहीं लगता कि जितनी ग्रेविटी से रिपोर्टिंग निर्भया के बाद से बढ़ी है, और मतलब कवरेज रिपोर्टिंग थोड़ी सी बढ़ी है, और ओवरऑल जो ओपिनियन वाला जो कवरेज है, मतलब ओवरऑल आउटरीच कहना चाहिए, आउटरीच बढ़ा है, और ओपिनियन बहुत बड़ी है, और थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी बढ़ी है निर्भया के बाद से। तो ये तो हमारी अचीवमेंट है। एक और अच्छी बात ये है कि आप एडिटर को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, मतलब खबर 12वें पन्ने पे लगने की बजाय अब मतलब ये है कि कुछ बड़ा है तो फ्रंट पेज पे लगेगी, और आप आइडिया थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजीली कमीशन हो सकते हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन दो चीजें, एक तो ना जो डेप्थ चाहिए जेंडर रिपोर्टिंग में, नुआंस चाहिए, वो बहुत कम है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। इसलिए हम एडिटोरियल लेवल पर भी पुश बहुत कम करते हैं। कम ऑर्गेनाइजेशन जो इन डेप्थ नुआंस्ड कवरेज के लिए पुश करते हैं। दूसरा है कि ना अभी तक हम बहुत हवा जनरेटेड, यानी कि सॉरी द राइट वर्ड शुड बी कि मतलब हम बहुत दिल्ली सेंट्रिक हैं। क्योंकि अगर कोई भी घटना दिल्ली के 150, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर के दायरे में हो जाती है बड़ी घटना, जैसे हाथरस है। अब मुझे लगता है कि अगर हाथरस त्रिची में हुआ होता तो हाथरस को ऐसी कवरेज मिलती? आई डोंट थिंक सो कि मिलती। अगर हाथरस त्रिची में होता, या अगर हाथरस नागालैंड में होता, या अगर हाथरस कहीं और दूर सुदूर आंध्र प्रदेश में होता, या फिर फॉर दैट मैटर अगर यही लखीमपुर खेरी से आगे हो जाता फॉर दैट मैटर, तो कितनी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि दिल्ली से रिपोर्टर ओवरनाइट 2-4 घंटे में पहुंच सकते हैं नहीं। तो ये बहुत निर्धारित करती है। इसमें दिल्ली और क्या आसपास की जो रीजन आप देखेंगे पिछले 10 साल की जो बड़ी घटना है, जैसे ये नहीं है कि हाथरस को रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हाथरस भी रिपोर्ट हो और बाकी और भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो। हाथरस तो हो ही हो रिपोर्ट, इसको तो और अच्छे से और जेन्युइनली, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम अपनी दिल्ली सेंट्रिक रिपोर्टिंग से बाहर निकले, ये कहना मैं चाह रही हूँ। तो दूसरी बात ये कि हम थोड़ा नुआंस्ड रखें रिपोर्टिंग में ना, मतलब बहुत फ्लैट है हम कि नहीं मतलब हम बहुत ऑन योर फेस, बहुत फ्लैट, बहुत डायरेक्ट होते हैं कि ये हो गया, मतलब ऐसा हो गया, बलात्कार हो गया, बहुत ग्रोस वर्ड का यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा प्रेशर, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ द क्राइम। मतलब आई जस्ट और कई बार वो बहुत बैड टेस्ट में हो जाता है, हम उसको सेंसिटिवली हम कर भी नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्टिंग में। तो मतलब आपको, मेरा कहना है कि आप एक इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस दें रीडर को, इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। उसके लिए आपको खुद स्टोरी में इमर्स होना पड़ेगा। तो आप उस एक घटना को फोकस ना करें, आप उस पूरे यूनिवर्स को उकेर कर लाएं अपनी रिपोर्ट में, ताकि आप जब उस रिपोर्ट में वॉकिंग करेंगे, जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए घुसेंगे, तो आप एक पूरे यूनिवर्स में वॉकिंग कर रहे हैं, आप उस पूरी सिस्टम को समझ रहे हैं। तो अगर उसके लिए जरूरी कि आप वो जो घटना हुई है, जो उस घटना को मतलब ग्राफिक डिटेल में जाने की बजाय आप उस पूरे इशू पर बात करें, उस पूरे इकोसिस्टम पर कि वहां पे कास्ट इक्वेशन क्या थी, क्लास इक्वेशन क्या थी, कैसे रहती थी, इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, पूरा उसकी लाइफ साइकिल कैसे रहती थी, उसके ड्रीम्स क्या थे, और मतलब आप उसको एक अच्छे से, आप एक होलसम तरीके से इंसान की तरह ट्रीट करें, नॉट लाइक अ रेप विक्टिम। आप ह्यूमनाइज करें।
और हमारी रिपोर्टिंग कितनी कम है ये आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी मेरी जैसे इस किताब को जो भी पढ़ता है वो इतना शॉक हो जाता है। आधे लोग मतलब मेरा तो दिल इतना टूटता रहता है इस बात से, मैं तो ये बता भी नहीं सकती कि मतलब मेरे पास उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। तो लोग ये आधे लोग बोलते हैं हमसे पढ़ी नहीं जा रही है। मैं किसी से, आप सभी से स्नेह करते हो तो आप किसी से ये नहीं कह सकते कि नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुत डार्क किताब है। बट अब लोग ये नहीं समझते कि किसी से पढ़ी नहीं जा रही है तो मतलब अब जिन्होंने, अब मैं ये भी नहीं कह रही कि जिसने लिखी है उस पर क्या बीती है, मुझको भी छोड़ो, आई एम इररेलेवेंट, मगर जिन लोगों ने उसको सहा है उन पर उन्होंने कैसे जिया होगा वो बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है कि उस किताब में यहाँ से मतलब त्रिपुरा तक के केसेस है यहाँ से, और लोग इतने चौंक जाते हैं, एवरीबॉडी सरप्राइज्ड, ऐसा लगता है मुझे जैसे कि पता नहीं लोग अर्बन यूटोपियाज में रह रहे हैं, हम अपने बबल्स में रह रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम इतने बबल में रह रहे हैं ना, ये मतलब दिल्ली बॉम्बे का जो बबल है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम इतने चौंक रहे हैं। हम ऐसे चौंकते हैं त्रिपुरा की घटना पर जैसे वो आइसलैंड में हुई हो। मतलब तो ये एक इस बात का भी द्योतक है कि हम ये इस बात की ओर इशारा करता है कि रीजनल रिपोर्टिंग कितनी कम है, मतलब हमारी आंख कितनी दिल्ली सेंट्रिक है, और हम जब जनता को बता ही नहीं रहे हैं कि त्रिपुरा में या फिर फॉर गॉड सेक नागालैंड में या त्रिची में या फिर आंध्र प्रदेश में या नीचे या फिर इधर या अगर बदायूं में क्या हो रहा है और जगहों पे क्या हो रहा है, तो उनको इंफॉर्मेशन पता कैसे चलेगा। हमारी रिपोर्टिंग बहुत दिल्ली सेंट्रिक है, बहुत सुविधा भोगी रिपोर्टिंग है। अयोध्या देखिए, जो आप सुबह निकल जाओ 4 बजे 5 बजे, दिन भर करो, रात को वापस आ जाए, और जहां पे आपने इन्वेस्ट करना है कि बंदे ने जाकर ट्रैवल करने में 2 दिन लगा देने हैं, पहले प्लेन से जाएगा। मैं कई बार ऐसी रिपोर्ट्स पर जाती हूँ जब मैं फ्लाइट से जाती हूँ, फिर मैं 8-9 घंटे मैं बस या कार से जाती हूँ, फिर मैं बोट में बैठती हूँ, बोट चलती है 4 घंटे, और आपको ऐसा लगता है कि वाह आप एकदम वाकई अंतिम आदमी तक पहुंचे हैं भारत के हाशिए पर, वो इतना आदमी कि उस तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। तो उस तरह की रिपोर्टिंग में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मैं बार बार सबसे कहती हूँ रिपोर्टिंग में इन्वेस्ट करिए। अगर आपने सारी, लेकिन अब हाल सब कुछ इतना ओपिनियन ओरिएंटेड हो गया है, मतलब ये दिल तोड़ने वाली बात है बहुत। तो इसीलिए फिर जब आपके पास आपकी आंख जितनी रहेगी, आप जितना लोगों को भेजेंगे उतनी जानकारी आपने मिलेगी और वही आपकी कवरेज होगी। तो कवरेज जोग्राफिकली ह्यूजली बायस्ड है, 1 पॉइंट जोग्राफिकली, और दूसरा बहुत फ्लैट है, यानी बहुत ऊपर ऊपर और ग्राफिक है जो कई बार ऑब्जेक्टिफाई करती भी है, वो भी मुझे पसंद नहीं आता। तो मतलब मुझे दुख देता है वो ऑब्जेक्टिफाई जो करना है उसका, वो भी डिटेल में डेप्थ, और उसकी वजह से आप ना उसका नुकसान ये है कि आप डिटेलिएट करके छोड़ देंगे। मतलब आपने जनता को ये थोड़ी ना बताना कि मतलब आपको एक इशू के प्रति उन्हें सेंसिटाइज करना है। अगर आपने चेंज लाना है तो राइटिंग में वो डेप्थ होनी चाहिए, आप इमर्सिव एक्सपीरियंस दें। तो उसकी समझ एडिटोरियल टीम में होनी चाहिए, रिपोर्टर में होनी चाहिए, और उस एजेंडा के लिए पुश होना चाहिए जिसमें सब्र लगेगा, पेशेंस लगेगा, धीरज लगेगा। वो ओवरनाइट रिपोर्टिंग नहीं कि आपने 2 घंटे में फाइल कर दी। चलते चलते प्रदीपिका से यही सवाल मैं करना चाहूँगा अलग संदर्भ में। आपने जेल में जो महिला कैदियों के हालात पे अपने ब्लॉग में और सोशल मीडिया पे लिखा था, तो प्रश्न वही है कि क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट करने से रह गई हैं और जिनको बहुत बड़ा हिस्सा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी भी तरह की मीडिया में सामने आना चाहिए, खासतौर से महिलाओं से जुड़ी या जेंडर इश्यूज से जुड़ी? यहाँ पे मैं 2 चीज़ें कहूँगी। मेजरली तो चीज़ों को प्रियंका ने पॉइंट आउट किया है, पर 2 चीज़ें हैं। एक मुझे लगता है कि मीडिया ने, स्पेशली टेलीविज़न मीडिया ने चीज़ों को जर्नलिज्म के लिए ख़राब कर दिया है। पहली चीज़ तो टीवी को ही जर्नलिज्म एक अगर जो पढ़ने लिखने वाला जो तबका है, जो ऑडियंस है, वो जो खबरें पढ़ लेता है, वो बहुत सीमित है अब भी। जो मेजॉरिटी है वो टीवी पर ही खबरें सुनती है आज भी, 2 टियर सिटीज में, गाँव में, बहुत सारी जगहों पर। इवन जैसे अभी मैं हाथरस में थी, तो हाथरस की जो विक्टिम फैमिली है, वो भी टीवी से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सीधे पहुंच मिलेगी लोगों तक और उसकी बात जल्दी सुनी जाएगी। तो उसका बहुत नुकसान है कि टीवी एक बहुत अलग तरह का मीडियम है और उसे इंस्टेंटली आपकी बात तो पहुंच जाती है, मगर किस तरह से पहुंचती है इसे नहीं देखा जाता। मतलब मैं वहां जब देख रही थी, सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ मुद्दे से, मगर मुझे लगता है ये कहना जरूरी है कि मैं वहां जिस तरह से देख रही थी, वहां छोटी पूरे दिन सुबह से शाम तक टीवी मीडिया का जमावड़ा था, और वो लोग जिस तरह से समय भर रहे थे और बहुत सारी गैर जरूरी चीजों से समय को भर रहे थे, और वो बिल्कुल भी मुझे जर्नलिज्म जैसा नहीं लग रहा था।
वो बहुत नाटक की तरह हो रहा था। जिस तरह से इवन बहुत सेंसिटिव रिपोर्टर्स जिन्हें मैं अब तक मानती आई थी, वो लोग भी किसी महिला के चेहरे के पास जाके उसके भावों को कैप्चर कर रहे हैं, किसी मूढ़ी खाते हुए बच्चे का जिस तरह से फोटो ले रहे हैं, जिस तरह से एक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअली कोई भी मुद्दे की बात वहां नहीं कर रहा था, वो एक टाइम को फिल कर रहा था। ठीक है, आप हाथरस हाथरस बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन हाथरस में क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, वहां का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी चीजें हैं जो घटना को यहाँ तक ले आई है, वो जो जो इन्वेस्टिगेशन वहां होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही थी। उसके इतना ज्यादा शोर मचा दिया गया था कि उस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही थी। तो पहला तो हम टीवी जैसी जो मीडिया है वो हमारी रिपोर्टिंग को बहुत हाशिए पे धकेल देता है। जो जिस तरह से एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह से एक रिपोर्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो यहाँ जाके बहुत असहाय महसूस करने लगती है। और दूसरी चीज आपने पूछा कि हाँ, बिल्कुल अंडर रिपोर्टेड है महिलाओं का मुद्दा, तो खास तौर से हम घटनाओं पर, हाँ, हमारी जो रिपोर्टिंग है वो घटनाओं तक सीमित हो गई है कि हाथरस में ऐसा हुआ तो अब उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, कहीं और ऐसा होता है तो हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जिन चीजों की वजह से ऐसी घटनाएं बार बार होती है उन्हें हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं, हम न्यूएंस्ड काम नहीं करते हैं, जैसा प्रियंका बोल रही है। और हम एक्चुअली हम पिछले दिनों मैं घर पर बात हो रही थी, मैं और मेरी बहन, हम सेम इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसी का जिक्र करना चाहूंगी कि हम शोर में बहुत उलझ जाते हैं। वही कि टीवी जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट करता है, जिस तरह से, तो वो लोगों का माइंडसेट वहीं रह जाता है, वो उसी तरह की रिपोर्टिंग या उसी तरह की न्यूज देखना चाहते हैं और उसी तरह की न्यूज उन्हें दी भी जाती है। जिस तरह से हम, जैसे जेल की ही बात अगर आपने पूछी मुझसे, तो मुझे पर्सनली, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत एक रिपोर्टर के तौर पे ये मेरा ही एक मेरी कमजोरी है, या मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। मुझे नहीं पता था कि सचमुच महिलाओं की क्या स्थिति होती है जेलों में, जब तक कि मैं खुद वहां नहीं गई। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइडियली एज अ रिपोर्टर और एज अ नेशनल, इंडियन नेशनल, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरे कंट्री की जेलों में महिलाओं की क्या स्थिति है, जबकि मुझे नहीं पता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, और भी बेसिक फैसिलिटीज को लेके, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर न्यूज लिखी जानी चाहिए, जबकि हम न्यूज सिर्फ घटनाओं पे लिख रहे होते हैं। तो ये काफी बुरा है। और हमें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट।